बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक न्यू एपिसोड शुरू करते हैं। वैन बदस्तूर तेज़ झटकों के साथ सफ़र कर रही थी। इर्द गिर्द बिल्कुल खामोशी थी, जिसमें वैन के इंजन की मध्यम आवाज़ गूंज रही थी। ये कोई मसरूफ़ रास्ता नहीं था और ना हम इंसानी आबादियों के दरमियान से गुजर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि बाहर दिन निकल आया है या बदस्तूर रात थी। ये लोग मुझे अपने किसी हेडक्वार्टर ले जा रहे थे, यही कि मुझे रब नमाज की बजाय इसके आदमी ले जाने के लिए आ रहे थे। इन्होंने मुझे कैंप से कैसे निकाला होगा? क्या दूसरों ने देखा नहीं होगा? और कैसे मुतमईन होगा? मैं सोच सकता था इन्हें लाजमन मुतमईन किया होगा। मुझे वैन का ख्याल आया। मैंने एक बार फिर आंख खोल कर देखा। छत पर लगे छोटे बल्ब से मध्यम से रोशनी फूट रही थी। मैं मुमकिन मुमकिन हद तक चेहरा हिलाए बगैर कैबिन का जायज़ा लिया और मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं एक एम्बुलेंस में सफ़र कर रहा था। वैन के कोने में एक सिलेंडर रखा था जिस पर ऑक्सीजन लिखा हुआ था, लेकिन ये एक डिमी थी। इसका मकसद एम्बुलेंस का तासुर देना था। मुझे यकीन था कि छत पर घूमने वाली रोशनी और सायरन भी लगा हुआ होगा और वैन की शक्ल सूरत भी एम्बुलेंस जैसी होगी। किसी हसास फौजी इलाके में सफ़र करने के लिए इससे बेहतर ज़रिया और कोई नहीं हो सकता। किसी को शायद ही शक हो कि एम्बुलेंस और तिब्बी अमले की आड़ में राख एजेंट हरकत कर रहे हैं। मेरे जहन पर छापी हुई गनूदगी कम हो रही थी। इसके साथ ही जिस्मानी हालत भी बेहतर हो रही थी। जोड़ों में दर्द कम होने लगा था। अचानक वैन की रफ्तार में तब्दीली आई। अब ये तेज़ रफ्तार की बजाय आस्ता रफ्तार से संभल कर चल रही थी। इसकी वजह से झटके भी कम लग रहे थे। बाएं तरफ वाले ने कहा, चल यार छुट्टी हुई, इस हरामी से फारिग होते ही चलेंगे चौधरी इमाम अली के डेरे पर, वहाँ ज़रा मौज मिला करके आएंगे। इस तरफ जाने से मना कर दिया। पहले वाले ने इसे खबरदार किया, इधर आजकल गड़बड़ है। दाएं तरफ वाले ने झिलाकर मना करने वालों को फंकारा। अपनी बातों से वो कोई जिनसी मरीज लगता था। इसके जहन पर हिमा वक्त औरत सवार रहती थी। इस इसना में वैन ज़रा सा ढलान पर गई और फिर सीधी हो गई। इस वक्त वो बिल्कुल हमवार फर्श पर रवां थी। फिर वैन एक झटके से रुक गई। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। फिर वैन का अकबी दरवाज़ा खुला। इसे उठाओ और नंबर 4 सेल में ले जाओ, किसी ने नरम सी आवाज़ में हुक्म दिया। मुनकिन नकीर फिरती से नीचे उतरे और इन्होंने मुझे बेदर्दी से बाहर खींच लिया। मैं पक्के फ़र्श पर गिरा। फिर इन्होंने मुझे बाजुओं और टांगों से उठाया और अंदर ले जाने लगे। नीचे गिरने और उठाए जाने के दौरान मैंने देख लिया था कि वैन एक हाल में खड़ी थी जो शायद गोदाम था। वहाँ हर तरफ लकड़ी की मुख्तलिफ साइज़ की पेटियाँ रखी थी। हाल की छत की ऊंचाई बता रही थी कि यह खासा वसी और अरीज़ था। जब इन दोनों ने मुझे उठाया तो मुझे अपनी आंखें बंद करना पड़ी थी। वो दोनों खासे नज़दीक थे। एक ने मुझे बगल के नीचे से हाथ डालकर थाम लिया था और दूसरे ने मेरे पैर संभाल लिए थे। एक जगह ज़रा तारीकी का एहसास हुआ तो मैंने ज़रा सी आंख खोली। मुझे किसी स्ट्रिंग से ले जाया जा रहा था जिसमें खासे फासले पर बल्ब लगे थे। स्ट्रिंग यकीनन हाल से निकली थी और ख़ासी तवील थी। मुझे ले जाने वाले खासे झिलाए हुए थे। मेरा वज़न 170 पाउंड से लगभग था। मुझे उठाना यकीनन आसान नहीं था। फिर आखिर एक और राहदारी आई। इसमें दोनों तरफ सलाखों वाले दरवाजे थे। ये गोया जेल थी। किसी ने दरवाज़ा खोला और इन दोनों ने मुझे दाएं तरफ वाले एक सेल में लेकर ज़मीन पर पटक दिया। मनहूस इतना भारी है, एक ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने रास्ते में कई बार सोचा कि इन दोनों पर काबू पाने की कोशिश करूं। मैं सामने वाले के पेट पर लात मारता तो यकीनन खासी देर उठने के काबिल ना रहता, और जिसने मुझे बगलों से उठाया हुआ था इसकी गर्दन तोड़ना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन एक तो मेरी जिस्मानी हालत इस काबिल ना थी कि मैं ये तेज़ रफ्तार एक्शन दुरुस्त के तौर पर ले सकता। दूसरे मुझे यकीन था कि इस जगह की हिफाजत के लिए और लोग होंगे जो आसानी से मुझे जाने नहीं देंगे। जगह ज़ेरे ज़मीन और गालिबन किसी वीराने में थी। इस सूरत हाल से यहाँ से निकलना फरार होना आसान नहीं था। दुश्मनों ने सरज़मीन पर इतना बड़ा मजबूत अड्डा बना रखा था और इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार अदारों को करार दिया खबर न थी। ऐन मुमकिन है कि जगह इनकी नाक तले हो। वो लोग चले गए और फलाद का भारी दरवाज़ा बंद हो गया। ताला लगने की आवाज़ सुनकर मैंने ज़रा सी आंख खोली। कोठरी के सामने राहदारी में छत पर लगे तेज़ रोशनी वाले बल्ब ने पूरी कोठरी को रोशन कर दिया था। मैं उठ बैठा क्योंकि सामने कोई नहीं था। खूब, यानी तुम मक्कारी कर रहे थे? किसने अचानक कहा तो मैं उछल पड़ा था। कौन हो तुम? मैंने कहा। गालिबन तुम रास्ते में ही होश में आ गया था। तुम हमारे अंदाज़ों से ज़रा सख्त जान हो। C9 के बाद बेहोशी का इंजेक्शन लगने के बाद कोई इतनी जल्दी होश में नहीं आता। इसी असना में आवाज़ का मखरूज मुझे नज़र आ गया। ये फ़र्श के पास ही ज़मीन से कोई 2 फुट की बुलंदी पर दीवार की हमरंग जाली थी। ये धाती जाली दीवार में इस तरह फिक्स थी कि इसे निकालना मुमकिन नहीं था। एक भी दीवार में थी। आवाज़ इसमें से आ रही थी। स्पीकर छोटा था या बोलने वाला जानबूझकर इस तरह बोल रहा था कि आवाज़ कोठरी से बाहर ना जाए। लेकिन इसे कैसे पता चला कि मैं होश में आ गया हूँ? कोई कैमरा मेरी जानिब निगरान था। मैंने इधर उधर देखा तो इस आवाज़ ने फिर कहा, अपना वक्त माइज़त ज़ाया मत करो। मगर मैं कैमरा तलाश कर चुका था। ये तेज़ रोशनी वाले बल्ब के ज़रा आगे से इस तरह लगा था कि इसका लेंस कोठरी की तरफ था। बल्ब की तेज़ रोशनी की वजह से कैमरे को देखना आसान नहीं था। दूसरे, ये बहुत छोटा था। मुमकिन तौर पर जदीद थी, लेकिन सादा क्लोज सर्किट कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगा आसानी इस्तेमाल किया जा सकता था। आजकल मार्केट में इस किस्म के कैमरे आम मिलते हैं। रावलों के लिए ऐसी सहूलतों का हसूल कोई मुश्किल काम नहीं था। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मैंने फिर पूछा। ज़रा अपनी पोजीशन पर गौर करो, तुम सवाल करने की पोजीशन में नहीं हो। आवाज़ ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। पूछो। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे जिस्म से सिवाय लिबास की हर शय उतारी गई थी, हत्ता के जूते और घड़ी भी। ये लोग सही मानों में पेशावर एजेंट थे। तुम्हारा नाम क्या?
आलम, मैंने जवाब दिया, शाह आलम मर चुका है। तुमने मदारी और बच्चा जमुरा का तमाशा देखा है? बच्चा जमुरा मर जाता है और मदारी की हदायत पर फिर जिंदा हो जाता है। तुम मुझे सियासत का बच्चा जमुरा समझ सकते हो? क्या तुमने ऐसा किसी एजेंसी के हदायत पर किया? इसमें कोई तबसरा नहीं करूँगा। तुम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो। आवाज़ एकदम दुरुस्त हो गई थी। जो पूछा जाए सीधे तरह जवाब दो। ओके, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए बेकार है। इसका फैसला तुम नहीं करोगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेकार है और कौन सी कारआमद। तुम तेज़ी से मकबूल हो रहे थे, फिर ऐसी क्या वजह हुई जो तुम्हें ये ड्रामा करना पड़ा? सच्ची बात है कि मैं इस ज़िंदगी से बोर होने लगा था। सुबह से शाम तक टेंशन होती थी। सियासत के बदबूदा तालाब में रहने के लिए नाक का बंद करना ज़रूरी है। मैं तंग आने लगा था। दूसरे इस मुल्क के अरबाब इख्तियार को मेरी पार्टी के नारे से खौफ आने लगा था। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि निज़ाम में कोई भी ऐसी तब्दीली आए जो इनके इख्तियारात में कमी का बास बने। तो तरजीह दी, ज़ाहिर है, वरना मैं तुमको कहाँ मिलता। मारे जाने वाले ड्रामे के बाद तुम दोबारा ड्रामाई अंदाज में मंजर आम पर आए। तुमने अदालत में अपने ज़िंदा होने का साबित किया। क्या इस पर कोई एतराज़ हुआ? नहीं, वो चाहते थे कि मैं सियासत से आउट हो जाऊँ। इसके बाद मैं इनको बिला से जन्म में जाता। रब नवाज़ और लंदन वाले जिम्मी के साथ तुम्हारा नवाजरात का खुफिया बिजनेस अच्छी तरह चल रहा था। तुम करोड़ों कमा रहे थे। क्या वजह है कि तुमने रब नवाज़ को डबल क्रॉस किया और उसे भारी नुकसान पहुँचाया? ये गलत है। नुकसान मेरी गलती से नहीं हुआ था। मैं ये बात रब नवाज़ पर साबित कर चुका हूँ। बददियानती इसने की और चुराया जाने वाला माल मेरे इल्म में लाए बगैर मेरे तवस्सुस से बैनुल-अक़वामी मार्केट में भेजा। इसने मेरी साख ख़राब कर दी। दूसरे, मैं कह चुका हूँ कि मैं इस हंगामा खेज से उकता चुका था और चाहता था कि कहीं सुकून से ज़िंदगी गुजारूँ। इस मकसद के लिए तुमने पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में अपना सेटअप कायम किया है? कहाँ, ये मैं नहीं बता सकता। ओके, तुमने लाहौर में नासिर अज़ीम के नाम से एक बैकअप बनाया। इसका मकसद? ज़ाहिर है, मैं शाह आलम अली शनाख्त से छुटकारा चाहता हूँ। मैंने इस वजह से नासिर अज़ीम का बैकअप बताया ताकि अगर कभी पाकिस्तान आऊँ तो मुझ पर शाह आलम होने का शुबा न हो। लंदन में नवाजरात की टिकैती का ड्रामा हुआ। अब वो नवाजरात कहाँ हैं? ये बात जिम्मी से पूछो। ड्रामा इसने किया था। जिम्मी ने जेल में खुदकुशी कर ली है। इसने इंकशाफ किया। ये चंद दिन पुरानी बात है। खसो कम जहाँ पाक। मैंने कहा, अब जोली के सर से लटकी तलवार हट गई होगी। चंदा से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? कोई नहीं, वो असल में मेरी सेक्रेटरी है और बस। गालिबन तफरी की चीज़ है। मैंने सुना है खूब है। हाँ, खूब तो है। मैंने दिल पर जबर करके चंदा के बारे में ऐसे कहा जैसे वो सचमुच मेरी रखेल हो और मैं इससे सिर्फ जिस्मानी हर्ज उठाता हूँ। इसका मतलब है कि अगर इसे दूसरे इस्तेमाल करें तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। वो घटिया लहजे में बोला, अव्वल तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दूसरे, मैं एतराज़ करूँ भी तो क्या तुम मेरी बात मान जाओगे? क्यों नहीं मानेंगे? तुम एक बार कह कर तो देखो मेरे साथ घुमा फिरा कर बात करने की बजाय साफ साफ कहो कि मुझसे क्या चाहते हो। मैं तुमसे हर ताउन करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। तुमने रब नवाज़ के ख़िलाफ़ जो सबूत हासिल किया था, इनका बकिया हिस्सा कहाँ है? असल बात इसकी ज़ुबान पर आ गई। मैंने इससे कहा कि ये गलत कहा है। मेरे पास जितने भी सबूत थे मैंने ला कर दे दिए थे। तुम झूठ कह रहे हो। तुम्हारे पास कुछ सबूत बाकी हैं। नवाज़ ने खुद कहा है, इनमें कई ऐसे सबूत नहीं हैं जिनकी बुनियाद पर तुम इसे ब्लैकमेल करते रहे थे। रब नवाज़ भी बकवास करता है। अगर मेरे पास सचमुच ऐसे सबूत हैं तो क्या मैं रब नवाज़ से यूँ छुपता फिरता? फिर मैं तुम्हें डंके के चोट पर इसके सामने आता और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तुम जानते हो, इसने मेरी साबिक गर्लफ्रेंड शबनम को अगवा करके इस पर शर्मनाक तशद्दुद किया। इसने मेरे वकील एडवोकेट फरीद अब्बासी का घर जला दिया। अगर मेरे पास इसके खिलाफ़ कोई सबूत होता तो क्या यह करने की जुर्रत कर सकता था? तुम झूठ बोल रहे हो। रब नवाज़ को हमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? ये बात तुम रब नवाज़ से पूछो कि आखिर से तुमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, रब नवाज़ नीम हैवानी मखलूक के प्रोजेक्ट में तुमको भी धोखा दे रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस कई और पार्टियों से भी ताल्लुकात हैं। इसमें बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि रब नवाज़ हमें डबल क्रॉस कर रहा है? इससे पूछो कि वो अचानक उस्ताद मोइनुद्दीन से दुश्मनी पर क्यों उतर आया है। ये सब इस चक्कर में हो रहा है। उस्ताद ने इसकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की, वो इसे तबाह करने पर तुल गया। इस पर तो हमें भी हैरत है कि रब नवाज़ अचानक मोइनुद्दीन के ख़िलाफ़ क्यों हो गया। इसने कुछ देर बाद कहा, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि रब नवाज़ हमसे गद्दारी क्यों कर रहा है। गद्दारी? मैंने कहका मारा। जो अपनी ज़मीन का गद्दार है तुम इससे वफादारी की तवक्का रख रहे हो? माफ़ करना, मैं ज़रा अक्लमंद समझने लगा था। बको मत, इसका मूड ख़राब हो गया। वक्त क्या हुआ है? अगर सुबह हो गई तो कुछ खाने पीने को मिलेगा या नहीं? ज़रूर मिलेगा। हम अपने मेहमानों को भूखा नहीं रखते, इसने कहा। फिर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद एक शख्स आया। इसने लंबी सी कमीज़ पहन रखी थी और सर गंजा था। चेहरे पर किस कदर लाउबालीपन के तासुरात थे। मुझे लगा वो जहनी तौर पर पैसे मांदा था। इसने लोहे के दरवाजे के निचले हिस्से में वाक़या खला से छोटी प्लास्टिक की ट्रे अंदर की, जिसमें 2 टोस्ट के साथ एक मग चाय रखी थी। मग भी प्लास्टिक का और ख़ासा मैला था। टोस्ट बासी थे। ऐसा लगता था कि कई दिन पुरानी डबल रोटी थी। चाय अलबत्ता गर्म और जायके में किस कदर बेहतर थी। हल्की सी सर्दी में चाय अच्छी लगी थी। मैंने अल्लाह की ये नेमतें सब्र शुक्र के साथ पेट में उतार लीं कि आगे चल के न जाने क्या हालात हों। ये भी नसीब हो या सिर्फ मार ही खाने में मिले। इतना तो मुझे मालूम था कि वो अभी मुझे ढील दे रहे थे। जल्द वो अपने हरमों पर उतर आए थे और मुझसे ज़ुबान खुलवाने के लिए तशद्दुद करते या जहनी दवाओं के तरीके इस्तेमाल करते। चंदा की सूरत में इनके पास एक कार्ड था। इसे इस्तेमाल करके वो मुझे अपने आगे झुकने पर मजबूर कर सकते थे। ये बात तय थी कि मैं चंदा की जान या आबरू पर आज आते नहीं देख सकता था। नाश्ता करके मैं फ़र्श पर ही दराज हो गया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम करके अपनी जिस्मानी हालत को बेहतरी की तरफ लाना चाहता था।
तकरीबन 2 घंटे बाद सेल का दरवाज़ा खुला। सामने एक छोटे कद का और घटे हुए जिस्म का शख्स खड़ा था। इसका रंग गहरा सांवला और बाल मुख्तसर थे। इसकी आंखों में बेपनाह सर्द महरी थी। इसके अकब में दो कमांडो जैसे आदमी खड़े थे। इन्होंने ऐसा यूनिफॉर्म पहन रखा था कि इनके हाथों में LM के साथ वाली गन्ने होंगी। आम आदमी इन्हें देखकर ही मरूब हो जाता है, मगर मेरा तजर्बा था। इनसे ज़्यादा ख़तरनाक मुझे ये छोटे कद का आदमी लग रहा था। इसका अंदाज़ और एतमाद बता रहा था तो इस जगह खासी हैसियत रखता है। बाहर आओ, इसने कहा तो इसकी आवाज़ भी यख बस्ता थी। खासी मेहनत के बाद इसने इसी अंदाज़ में बोलना सीखा होगा। गालिबन अब बाकायदा नाश्ता मिलेगा। मैंने बाहर आते हुए बेतकल्लिफ से इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। बेड टी ख़ास नहीं थी, तुम चलो। इसने मेरा हाथ नज़रअंदाज कर दिया। तुम्हें नाश्ता भी कराया जाएगा। एक गोरीले ने हथकड़ी निकाली, मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हट गया। मैं हथकड़ी नहीं लगवाऊंगा, इनकार मत करो, यहाँ तुम बिल्कुल बेबस हो, मुख्तसर आदमी ने इसी अंदाज में कहा। मेरे पीछे हटने पर दूसरे गोरीले ने पिस्टल निकाल ली, जैसे अभी मुझे छलनी कर देगा। पहले वाला गोरीला मेरी तरफ बढ़ा तो मैं इस मुकाबले के लिए तैयार हो गया था। इस दौरान मैं मुख्तसर कामत को मौका मिल गया था। इसने फुर्ती से लात घुमाकर मेरी तशरीफ पर मारी। मैं बेख्तियार गोरीले पर जा गिरा। इसने पेशावराना महारत के साथ मुझे काबू किया और मुख्तसर कामत ने मेरे हाथ पीछे मोड़कर फुर्ती से इनमें हथकड़ी डाल दी और गोरीले ने मुझे आज़ाद कर दिया। आगे चलो, इसने मुझे धकेला। राहदारी आगे जाकर दाएं बाएं मुड़ गई थी। अगर ये जगह ज़ेरे ज़मीन थी तो इसकी वसीयत हैरान कुन थी। न जाने इन्होंने कैसे सबसे छुपाकर ये जगह बनाई थी। यकीनन ये कोई मामूली नहीं था। मैंने गोदाम में जो लकड़ी की पेटियां देखी थी, इनमें यकीनन आलू और प्याज नहीं थे। इस बात का पूरा इम्कान था कि इनमें कुछ तो होगा जो यहाँ किसी काम के लिए लाया गया है। पिछले दिनों तो पंजाब में बसों के रेलवे स्टेशनों पर कुछ ना कुछ हो रहा था। इनके बारे में सरकारी लोग भी शायद जानते हों कि ये काम किसने किया है। मैं अब अपनी आंखों से इस खौफनाक दहशतगर्द तंजीम का सेटअप देखने के जा रहा था। मुझे बाएं तरफ वाले एक कमरे में ले जाएगा। इसे देखते मैं समझ गया कि यहाँ पर वो लोगों को अज़ियतियाँ देकर इनसे मालूमात हासिल करते होंगे। वहाँ फ़र्श में लोहे की कुर्सी नस्ब थी। मुझे इस पर धकेल कर मेरे दोनों पैर नीचे लोहे के कंडों में जकड़ दिए। ये इतने मजबूत थे कि मैं इनसे किसी सूरत पाँव नहीं निकाल सकता था। इसके बाद मेरे हाथ से हथकड़ी खोलकर दोनों हाथ भी हाथों पर लगे कंडों में जकड़ दिए गए थे। वहाँ तशद्दुद के लिए बेशुमार औजार मौजूद थे। इनमें नाखून खींचने वाले प्लास भी थे और दांत खींचने वाले जम्बोर भी थे। शाक देने वाले आलात थे। गर्म करके दागने के लिए हीटिंग रॉड्स थे। मेरा दिल फितरी तौर पर खौफ से जकड़ने लगा था। मेरी आजमाइश का वक्त आ गया था। मसला इनको कुछ बताने का नहीं था, क्योंकि ये इसके तवस्सुत अक्सर इन्हें बातें मालूम हो चुकी थी। मसला ये अपनी जान बचाने का था। अगर इन्हें एहसास हो जाता कि मैं इनके बारे में कुछ और नहीं जानता या मेरे पास रबनवाज के लिए कोई सबूत बाकी रहा है, तो वो मुझे मार भी सकते थे। मुझे मार कर गायब कर देना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, बल्कि ये ज़रूरी था कि मैं इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जान गया था। अगर मैं आज़ाद हो जाता तो इनके लिए ख़तरा साबित हो सकता था। वो मुझे ज़िंदा छोड़ने का तस्वर कर ही नहीं सकते थे, ना ही ये ख़तरा मोल ले सकते थे। लेकिन ये बात भी अहम थी कि मेरे पास इनके लिए और कितनी कारआमद मालूमात थी। अब मुख्तसर कामत ने सर्द अंदाज में कहा, तुम खुद ज़बान खोलोगे या हमें कोशिश करना होगी? मैं सब बता चुका हूँ, मैंने खौफज़दा अंदाज में कहा। तुम तशद्दुद करके मुझसे कोई नई बात नहीं मालूम कर सकते। ये बात तो मिल्कल क्लोक डालने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितना तेल निकलेगा। इस बार इसके लहजे में सफाकी थी। इसने अपने एक गोरीले को इशारा किया। इसने एक आला उठाया जिसका दस्ता लकड़ी का था। इस पर सुर्ख रंग का बटन लगा था और लंबी तार प्लग तक जा रही थी। दस्ते के आगे लोहे की छोटी सी राड निकली थी। ये करंट देने वाला आला था। इसने प्लग वहाँ पड़े रेगुलेटर में लगाया, इसको सुपर सेट किया और आला लाकर मुख्तसर कामत को थमा दिया। इसने बिला झिझक राड मेरे बाजू से लगाकर बटन दबाया। मैं बेख्तियार उछला, मगर इस तरह बंधा था कि उछलने की गुंजाइश कम ही थी। मेरे हलक से तेज़ धार निकली थी। कैसा लगा ये तजर्बा? इसने महफूज होते हुए कहा। एक ही झटके ने मेरे मसामों से पसीना निकाल दिया था। मेरा गला खुश्क हो रहा था। प्लीज़, मैं मुश्किल से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है जब तुम इस जगह से निकलोगे तो तुम्हारी याददाश्त खासी बेहतर हो चुकी होगी। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? हमें इन सबूतों के बाकी हिस्से चाहिए हर सूरत। तुम समझ लो ये हमारे लिए इतने अहम है कि हम इनके लिए तुम्हारे बदन का रेशा रेशा उधेड़ सकते हैं। तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, मैंने हाँपते हुए कहा, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात हम बेहतर समझते हैं। इसने कहते हुए दोबारा राड मेरे बाजू से लगा दी और इस बार ज़्यादा देर तक लगा रख रखी थी। मेरे हलक से फलक शिगाफ चीखें निकल रही थी। इस बार पसीना भी धार की सूरत में बह रहा था। बाकी सबूत कहाँ हैं मुझे नहीं पता। मेरे पास सिर्फ रब नवाज के जराइम के कुछ सबूत हैं। तुम यूँ नहीं मानोगे, अभी वो वोल्टेज सिर्फ पहले लेवल पर है। अगर इस पर तुम्हारा ये हाल है तो तुम दूसरा और तीसरा कैसे बर्दाश्त करोगे? मेरे हलक में जिप से कांटे आग लग गए थे। मैंने करा कर कहा, पानी, मुझे पानी दो। पहले हमारे सवालों के जवाब दो, वरना पानी नहीं सिर्फ करंट मिलेगा। मैं खामोश रहा तो इसने फिर राड लगा दी और इस बार पहले से भी ज़्यादा देर लगा रखी है। चीखते हुए मेरी ज़ुबान दांतों तले आ गई। मैं जी जान से लरज़ रहा था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरी रगों में तेज़ाब भर दिया गया हो और एक आग सी पूरे जिस्म में दौड़ रही थी। मैंने अपना ही गोश्त जलने की बू सूंघी, फिर मुझे होश नहीं रहा। मैं शायद 2, 3 या 5, 10 मिनट बेहोश रहा था। फिर किसी ने मेरे मुंह पर पानी मारा।
आलम बेहोशी में मैंने बेताबी से मुंह खोलकर पानी पीने की कोशिश की, मगर पानी नीचे गिर रहा था। मेरे मुंह में चंद कतरे आए जो ऐसे ही थे जैसे खुश्क प्यासे सहरा में पानी के चंद कतरे, मगर इनकी नमी मुझे जल्द होश में ले आई। पानी फेंकने से मेरा चेहरा और जिस्म गीला हो रहा था। पतलून का खासा हिस्सा भी भीग गया था। बड़े बोदे निकले थे। पिस्ता कामत सफाक अंदाज में मुस्कुराया। चंद झटके ना बर्दाश्त कर सके। इस जगह सिर्फ मैं ही ये बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने रुक रुक कर कहा, अगर ऐसा है तो ये राड मुझे दो। बको मत। इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। इसका हाथ पत्थर की तरह सख्त था। मुझे अपने खुश्क मुंह में खून निकलता जायका महसूस हुआ था। इसे देखते रहो, मैं अभी आता हूँ। इसने अपने गोरीलों को हुक्म दिया। इसके जाते एक गोरीले ने राड संभाली और इसके साथी ने हीटर लगाकर लोहे की सलाखें गर्म करना शुरू कर दी। वो मुझे दहशत ज़दा कर रहे थे। जिसने राड ली थी इसने गोया तफरीहन राड मेरी कुर्सी से लगाकर इसका बटन लम्हे लम्हे के लिए दबाना शुरू कर दिया था। ये अजियत देने का ज़्यादा ख़तरनाक तरीका था। मैं बार बार झटके खा रहा था और अभी सुकून का सांस भी नहीं ले पाता था कि दूसरा झटका लग जाता। ये क़यामत के लम्हे थे। मैं एक बार भी इस तरह चीखने लगा था कि जैसे किसी जानवर की ज़िंदा खाल उतारी जाए तो वो चीखता है। इसी इस्ना में दूसरे ने लोहे की सलाखें गर्म कर ली थी। इसने इसकी जलती नोक से मेरा बदन दागना शुरू कर दिया। इसने मेरी जर्सी फाड़ दी थी। बाजू और फिर सीना और फिर पेड़ एट इसका निशाना बनने लगा। ये अजियत भी कम नहीं थी, लेकिन बिजली के झटकों के मुकाबले में कम ही थी। मैं इन्हें तासुर देने के लिए चीखता चिल्लाता और रहम की अपीलें करता रहा। इससे वो ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। इन्होंने मुझसे कोई मुतालबा नहीं किया, बस अपने काम में मगन रहे। फिर उन्होंने बैक वक्त अजियत रसानी शुरू कर दी। एक पहले गर्म राड लगाता, फिर दूसरा बिजली का झटका देता। मैं न जाने कब तक इनकी ये सितम रसानी बर्दाश्त करता रहा। एक बार फिर बेहोश हुआ तो अगली बार आँख वापस अपनी कोठरी में ही खुली। मेरा पूरा जिस्म जैसे समंदर में हलकोरे ले रहा था। तकलीफ़ का नामो निशान नहीं था। मैंने आँख खोलकर देखा, जिसम पर जहाँ जहाँ ज़ख्म थे वहाँ मेडिकेटेड पट्टियाँ चिपकी थी। मुझे शायद कोई पेन किलर इंजेक्शन दिया गया था। इसके असर से मैं अपने जिस्म को सुन्न महसूस कर रहा था। मैंने उठने की कोशिश की। पास ही एक बड़े से मग में पानी था, जिसे मैंने बेताबी से एक ही सांस में ख़त्म कर दिया। इससे पहले कि मग मुँह से हटाता तो वही आवाज़ आई, खूब, तुम्हें होश आ गया। इतनी मेहरबानी किस लिए? मैंने तल्खी से जवाब दिया। मैं तो सोच रहा था कि अब आँख ही नहीं खुलेगी। वो हंसा। इतनी सी पूछताछ से नहीं मरते तुम, अभी तो आगे और भी बहुत कुछ होगा। बॉक्सिंग का मैच देखा, 15 राउंड होते हैं। हमारे पास इससे ज़्यादा राउंड हैं और अभी तो पहला राउंड था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जब मैं तुमसे तावन कर रहा था मैं ज़मीन पर बिछे मोटे कंबल में से उठ गया। ये कौन सा कंबल है? कमीज़ ना होने की वजह से मुझे हल्की सी सर्दी लग रही थी, लेकिन यह काबिल बर्दाश्त थी। प्यास बुझने के बाद पेट में भूख का दरिंदा अंगड़ाइयाँ लेने लगा था। तुम तावन ही तो नहीं कर रहे। इसने कहा, हमें रब नमाज के ख़िलाफ़ बाकी सबूत मिलने चाहिए, वरना तुम अभी बहुत सारे अजाबों से गुजरोगे। फिल वक्त तो मैं भूख के अजाब से गुजर रहा हूँ। मैंने हाथ पेट पर रखा। मैं कितनी देर बेहोश रहा? तुम्हें होश तो जल्दी आ जाता है, लेकिन ज़ख्मों की तकलीफ़ से बचाने के लिए तुम्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया था। तुम्हें 12 घंटे बाद होश आया है। आवाज़ ने कहा, खाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ भेजा जाएगा। मुझे हैरत है, तुमने इतना बड़ा अड्डा बना लिया है जहाँ किसी को खबर नहीं। इससे तुम हमारी महारत का अंदाज़ा लगा सकते हो। इसने फ़ख्र से कहा, हर साल हम अरबों रुपये खर्च करते हैं, इसलिए शुमार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मुझे इतराफ़ है कि राब्ते हद में बेहतरीन मुनज़्ज़म हैं। मैंने कहा, लेकिन यह भी देखने में आया है कि बहुत बड़े मुतअद्दिद मंसूबे बुरी तरह नाकाम हुए, ख़ास तौर पर बहुत से ऐसे काम जिस पर तुम काबू नहीं पा सके। इस तरह पिछले कुछ अरसे में तुम लोग अहमकाना किस्म के नाकाम ड्रामे करके दुनिया में अपनी जगह हर जगह बना चुके हो। बकवास है। इसने गरा कर कहा, कोई प्रोजेक्ट कभी नाकाम नहीं हुआ। हमने हमेशा अपने मकासद हासिल किए हैं। बहुत सारी कामयाबियाँ मिली हैं। अगर दावे से हटकर देखा जाए तो बहुत सारी अलहदगियाँ भी ख़ास तौर में रोल है, क्योंकि तुम लोगों की खड़ी की गई तहरीक मज़ामत चंद हफ्तों में कुचल दी गई थी और बिलाखिर मंसूबे की नाकामी के बाद बहुत सी ऐसे काम हुए थे जिनको अलग करना पड़ा। मेरी बात सुनकर इसे सांप सा सूंघ गया। गालिबन इसके एहसास बर्तरी को धचका पहुंचा था। वो मुझ पर फोकियत रखता था। उसे यह बात पसंद नहीं आई थी कि मैं इसे नाअहल साबित करूं। इसका बदला इसने इस तरह लिया कि अगर मेरे पास खाना भेजने का इरादा भी था तो इसे मुलतवी कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा, कोई नहीं आया। वक्त के साथ दवा का असर कम हुआ तो ज़ख्मों में तकलीफ़ जाग उठी थी। सर्दी के बढ़ते एहसास ने बताया कि रात हो चली थी। मैंने कंबल अपने गिर्द लपेट दिया। भूख और इससे ज़्यादा प्यास ने मजबूर होकर मैं कई बार बोलने वाले को आवाज़ दी, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह लोहे का दरवाज़ा बजाने का भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि मैं इस तहखाने के कैद खाने में अकेला रह गया था। ये एहसास इतना खौफनाक था कि मैं चंद लम्हे के लिए घबरा सा गया था। फिर मैंने खुद को समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएं। वो यही हैं और मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त आजमा रहे हैं। मैंने आफियत इसी में जानी। कंबल ओढ़ कर लेट जाऊँ। अगर सोने में कामयाब हो जाता तो तकलीफ़ के साथ भूख प्यास का एहसास भी मिट जाता, मगर ज़ख्मों की बढ़ती हुई तकलीफ़ से मेरे सोने की कोशिश नाकाम बना दी। तंग आकर मैं उठकर टहलने लगा और दिल ही दिल में लोगों को गालियाँ देने लगा। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं था, बस मेरे दिल की भड़ास निकल रही थी। थक कर मैं दोबारा बैठ गया। अपनी तकलीफ़ और भूख के एहसास से बचने के लिए मैं दूसरों के बारे में सोचने लगा। नीलम, रईस, ऐनी और आकिल लंदन में थे, बेखौफ आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे।
वो खुश थे और बेखबर थे कि नासिर अजीम पर क्या गुजर रही है। रक्षी और अब्बासी मरी में अपने ताखिर से मनाए जाने वाले हनीमून को एंजॉय कर रहे थे। हत्ता कि कमाल और कमर भी अपने घर में चैन की नींद सो रहे होंगे। बस मैं और चंदा आफत में मुब्तला थे। न जाने इस पर क्या गुजर रही होगी। मैंने दिल ही दिल से दुआ की वो आफियत और खैरियत से हो। मेरा साथ देने की इसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं नीम गनूदगी की कैफियत में था जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने आँख खोल कर देखा, पस्त कामत अंदर आया। इसके दोनों गोरीले हस्बे मामूल इसके साथ थे। इन्होंने कुर्सी लाकर अंदर रखी। पिस्ता कामत ने नफीस किस्म का ग्रे कलर का सूट पहन रखा था। वो पतलून ज़रा ऊपर चढ़ाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। अब तुम्हारा क्या हाल है? इसने हस्बे मामूल सर्द लहजे में पूछा। मेहरबानी है तुम्हारी। मैंने दीवार से टेक लगा ली। अब क्या हाल है? इसने मानी खेज नज़रों से देखा। मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, जो चाहो कर सकते हो। मैं बेबसी से कहा। ठीक है, तुम मेरे काबू में हो, लेकिन तुम्हारा ताउन ज़रूरी है। इस बार इसने नरम लहजे में बताया। मैं ताउन कर रहा हूँ, मैंने कहा। इसने जेब से सिगरेट निकाला और इसे सिलगा कर पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने हाथ बढ़ाकर सिगरेट निकाल ली और फिर इसके दिए गए लाइटर से सुलगा ली। सिगरेट का धुआं खाली पेट में जाकर लगा था, मगर इससे भूख का एहसास कम होने लगा था। इसने पुरख्याल अंदाज में कहा, तुम मुकम्मल तामन नहीं कर रहे तो क्या मालूम करना चाहते हो? रब नवाज के ख़िलाफ़ सबूतों की बात ना करना। मैं आखिरी वक्त तक ये बात कहता रहूँगा। मैं रब नवाज के ख़िलाफ़ सारे सबूत दे चुका हूँ। तुम्हें हाशिम रज़ा के प्रोजेक्ट के बारे में कैसे मालूम हुआ? रब नवाज की हमाकतों से। मैंने जवाब दिया और इसे ज़रा तफसील से बताया कि रब नवाज ने किस तरह मुझसे छेड़छाड़ की। मजबूरन मुझे जवाब देना पड़ा और मैं इसकी जड़ों तक पहुँचता रहा था। मैंने सिर्फ इसके राज में हासिल कर लिया, बल्कि इसे शदीद नुकसान भी पहुँचाया। मोहिद्दीन से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इसने मेरे चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा। तुम रब नवाज को इसके ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने हैरत से कहा। मैं मोहिद्दीन को सरसरी जानता हूँ। मुझे नहीं मालूम रब नवाज की इससे क्या दुश्मनी है। वो इससे मेरे सर क्यों थोप रहा है? अलबत्ता मैंने सुना है कि मोहिद्दीन ने भी नवाज़ात के मैदान में कदम रखा है और रब नवाज ने यूरोप की मार्केट में छीनना चाहता है। ये सब बकवास है। रब नवाज को मोहिद्दीन से कोई ख़तरा नहीं है। वो बोला, इसे हमसे झूठ बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे शुबा है कि रब नवाज ट्रिपल गेम खेल रहा है। एक तरफ वो तुम जैसे को डील कर रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के साथ मामला तय कर रहा है और तीसरी तरफ वो और काम कर रहा है। तीनों तरफ से मुफाद हासिल कर रहा है, मगर वो किसी के हवाले भी ये चीज़ नहीं करेगा। क्योंकि तुम ऐसा क्यों कर कह सकते हो? इसकी आवाज़ हस्बे मामूल सपाट थी। फिर प्रोफेसर हाशिम रज़ा कहाँ है? मैंने इससे सवाल किया। ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इससे तुमने अगवा किया था। ये बात भी तुम्हें रब नवाज ने बताई होगी। मैंने तलखी से कहा। अगर हाशिम रज़ा को मैंने अगवा किया होता तो क्या मैं इसके अवज़ रब नवाज से मुँह मांगे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता? हाशिम रज़ा को आज़ाद कराने की कोशिश में इसका बेटा मारा गया। इसने सिगरेट फर्श पर फेंक कर इसे जूते से मसल दिया। इस बारे में क्या कहते हो? इसका बेटा प्रोफेसर को आज़ाद कराने की कोशिश में नहीं, बल्कि मुझे मारने की कोशिश में कैफरे किरदार तक पहुँचा है। इसकी पेशानी पर नुमायाँ होने वाली लकीर बता रही थी कि वो मेरी बात का तजिया कर रहा है। मैंने कोशिश की कि मतलब बात करूँ, तब नवाज की तरफ से इसे बज़न करूँ। फिर इसने सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे लिए अभी खाना भिजवाया जाएगा और मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। मैं इसके लिए तुम्हारा पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने हल्के से तंज के साथ कहा। वो चला गया। इसके गुरीले भी कुर्सी उठाकर रुखसत हो गए। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वही गंजा और लंबे कुर्ते वाला छोटी सी ट्रे में प्याला लाया, जिसमें उबले हुए चावलों और सब्जियों का मगलूबा था। खाने के ट्रे निचले हिस्से से अंदर सरकाने के बाद वो जाने के बजाय वहीं बैठ गया। मैंने मुस्कुराकर इसी तरफ देखा तो वो बिला वजह मुस्कुराने लगा था। तुम्हारा नाम क्या है? मौजू। इसने भारी ज़ुबान से कहा। गालिबन ज़हनी पसमानदगी की वजह से इसे बोलने में भी दुश्वारी होती थी। इसका नाम शायद मजीद या मौज था, जिसे मकामी रिवाज के मुताबिक मुख्तर कह के मौजू कर दिया गया था। तुम यहीं रहते हो? हाँ। इसने सर हिलाया। चाचा पास था, इसने निकाल दिया, फिर इधर आ गया। गालिबन इसके माँ बाप नहीं थे। इसने चाचा की इनकी परवरिश की, लेकिन जब इसे किसी काम का ना पाया तो इसे निकाल बाहर किया और ये अब इनके पास रहता है। इसे ये शायद मालूम भी नहीं था कि ये लोग इसके साथ क्या करेंगे और वो इन्हें अपना मोहसिन समझता होगा, जिन्होंने इसे खाना और रहने के लिए जगह दी। मैंने इसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसे यहाँ के बारे में मालूम नहीं था। शायद इसे एक मखसूस हिस्से तक महदूद रखा गया था और इसे हर जगह या बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने खाना ख़त्म किया और इससे पानी मांगा। अभी लाया इसने। इसके जाने के बाद वही आवाज़ आई, तुम बेकार कोशिश कर रहे हो, ये कुछ नहीं जानता, ये सिर्फ इसी हिस्से तक महदूद है। तुम लोगों ने एक जहनी पसमानदा शख्स को ही नहीं बख्शा, इसे भी अपनी दहशत में बचा रखा है। सरगर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हो। किसी दिन तुम इसे कुछ ना कुछ दे के कहोगे कि जाओ अब यहाँ से, ये अपने साथ बेशुमार लोगों को ले जाएगा। वो हंसा। हम इंसानों को इस्तेमाल करने के मामले में जीनियस हैं। इसके अंदाज में फ़ख्र था। और तुमने काबिल गौर बात की है। वाकई हम इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई शक भी नहीं करेगा, मगर फ़िलवक्त हमें इसकी यहाँ ज़रूरत है। आहट सुनकर मैं घूमा तो वो पानी का गिलास लिए बाहर खड़ा था। मुझे शुबा हो कि इसने हमारी बातें सुनी थी, क्योंकि अब इसके चेहरे पर किस कदर फ़िक्र के आसार नज़र आ रहे थे। मैंने जाकर इससे पानी का गिलास लिया और पानी पीने की आड़ में खामोश रहने का इशारा किया। मुझे उम्मीद है कि कैमरे का लेंस मेरा इशारा देखने में नाकाम रहा होगा। वो जिस जगह खड़ा था वो जगह कैमरे की हद से बाहर थी, इसलिए बोलने वाले को इसकी आमद का इल्म नहीं हुआ था।
पता नहीं वो मेरा इशारा समझा या नहीं, लेकिन बोलने की बजाय वह खामोशी से गिलास और नीचे रखे बर्तन लेकर चला गया। मैं वापस आकर कंबल में लेट गया। इस लम्हे दरवाजे पर कोई आया। इस बार एक उदेड़ उम्र और पिस्ता का ज़रा गोल मटोल सा शख्स था। इसके साथ एक गोरिल्ला था। इसने दरवाज़ा खोला और गोल मटोल शख्स अंदर आ गया। इसके हाथ में मेडिकल बॉक्स था। इसने खामोशी से आकर बॉक्स खो रखा। इसमें से एक इंजेक्शन लगाकर मेरे बाजू में लगाया और खाने के लिए कुछ गोलियां दी। पानी के बगैर इन्हें कैसे खाऊं? पानी लाओ, इसने पहली बार गोरिल्ले की तरफ देखकर कहा। अरे मौजू पानी ला, गोरिल्ले ने चलाकर कहा। कुछ देर में मौजू पानी ले आया। मैंने गोलियां पानी के साथ ले लीं। फिर इस गोल मटोल डॉक्टर से कहा, एक मसला और भी है। मैंने छोटी उंगली उठाई। मुझे इसका नहीं पता, इसने जवाब दिया और बैग बंद करके जाने लगा। मैंने इसे रोक लिया। ये क्या जवाब है? क्या मैं इस जगह फारिग हो जाऊँगा? गोल मटोल ने बेबसी से गोरिल्ले की तरफ देखा। इससे कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर को जाने दो। आवाज़ ने अचानक कहा, तुम्हारी ज़रूरत अभी पूरी की जाती है। मैंने डॉक्टर का रास्ता छोड़ दिया, फिर फुर्ती से बाहर निकल गया। गोरिल्ले ने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। मुझे मायूसी हुई। इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन गोरिल्ला 5 मिनट बाद ही वापस आया और इस बार इसके साथ मौजू था। इसने मौजू को चाबी दी, ताला खोल। इसने ताला खोला। गोरिल्ला चंद कदम पीछे हट गया और इस बार इसके हाथ में एक की बजाय ख़तरनाक इशारिया कोई और लोग थे। करीब से फायर किए। इससे ज़्यादा महलक और चीज़ें थी। इसने पिस्टल को हरकत दी। कोई गलत हरकत ना करना वरना मर जाओगे, इसने अंदाज में धमकी दी। मैं बस एक ही गलत हरकत करूँगा। मैंने इसे छोटी उंगली दिखाई। तुमने देर लगाई तो ये हरकत यहीं कर दूँगा। बाहर आओ, इसने हुक्म दिया। मेरे बाहर आते ही वो चंद कदम पीछे हट गया। मौजू ने मेरी रहनुमाई की। वो सबसे आगे थे, दरमियान में मैं था और पीछे गोरिल्ला। बाथरूम राहदारी के दाएं तरफ था। वहाँ दरवाजे पास पास थे, जिससे जाहिर था कि ये छोटे छोटे कमरे शायद बाथरूम, किचन और स्टोर रूम के लिए इस्तेमाल होते थे। मैंने फ़रागत हासिल की तो मौका से फ़ायदा उठाकर मुँह हाथ धोया। मैंने ज़रा देर लगाई तो गोरिल्ले ने दरवाज़ा बजाया। बाहर आओ, वो गुराया। आता हूँ, मैंने चिल्लाकर कहा। क्या उधरा काम छोड़कर आ जाऊँ? दूसरी बार इसने ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में दरवाज़ा बजाया और अंदर आने की धमकी दी तो मुझे बाहर आना ही पड़ा था। क्या सारी उम्र की कसर निकाल रहे थे? गोरिल्ले ने घरा कर पूछा। नहीं, मैंने मतानत से कहा। मैं आने वाले चंद दिन की कसर निकाल रहा था। वापस चलो, इसने कहा। चलो। मैंने मौजू की तरफ देखा। इस वक्त वो गोरिल्ले के पीछे खड़ा था। इसने आगे आने की कोशिश की और जैसे ही मेरे और गोरिल्ले के दरमियान आया, मौजू को झपट कर इसे पकड़कर घुमाया और अपने सामने कर लिया। इसका मजबूत जिस्म मेरी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगा था। मैंने इसकी गर्दन पर गिरफ्त सख्त करते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने हरकत की तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। पिस्टल फेंक दो। इसने पिस्टल फेंकने की बजाय यूं मेरी तरफ देखा जैसे मेरी बात इसके समझ में ना आ रही हो। मैंने फिर से इस अपने लफाज दोहराए। इसके स्याह चमकते चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और एक कदम पीछे हटकर दीवार से टेक लगा ली। हाँ, तोड़कर दिखाओ इसकी गर्दन। क्या तुम्हें इसकी ज़िंदगी की परवाह नहीं है? मैंने हैरत से इन्हें देखा, लेकिन इतनी नहीं है कि इसकी जान बचाने के लिए पिस्तौल तुम्हारे हवाले कर दूं। तुम शायद इसे मजाक समझ रहे हो। मैंने इसकी गर्दन को झटका दिया। मैं संजीदा हूँ। इसे छोड़ते हो या मैं एक ही गोली से दोनों का काम तमाम कर दूँ? तुम इसे अभी मार दोगे? मैंने बेयकीनी से कहा। ये तुम्हारा साथी है। साथी? वो हकारे से बोला। ये सिर्फ हमारा गुलाम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ओके। मैंने शिकस्त कुर्दगी से मौजू को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। वो तड़क के मुझसे दूर हो गया था। इसकी गर्दन में सख्त तकलीफ़ हो रही थी। वो बार बार अपनी गर्दन मसल रहा था। गोरिल्ले ने इसकी तरफ देखा। तुम्हें आज़ाद कराने के लिए मैंने ये बात कही थी, वरना तो तुम हमारे दोस्त हो ना। ये बुरा आदमी है जी। हाँ, हम इसे सज़ा देंगे जैसे इस आदमी को दी थी जिसकी खाल उतार दी थी। वो मुसर्रत से बोला। गोरिल्ले ने सर हिलाकर इसकी बात की तस्दीक की और इसे वापस ले चलो, इसे बंद करना है। मौजू ने मुझे धक्का दिया। चल अंदर। मैं खामोशी से चल पड़ा। ये शफाक आदमी था, वरना मैं इसकी आंखों में देख चुका था। वो सचमुच हम दोनों को गोली मार देता अगर मैं इसे आज़ाद ना करता। मैं अपने सेल में आया। मौजू ने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। वो दोनों चले गए। मैं दोबारा कंबल में लपेट कर लेट गया। इस बार दवाओं की वजह से मुझे आसानी से नींद आ गई थी। जागने के बाद मैंने खुद को खासा बेहतर महसूस किया था। मैं कंबल से निकला तो दरवाजे पर एक कमीज़ लटकी थी। ये मोटी जीन्स की फुल आस्तीन की कमीज़ थी। मैंने इसे पहन कर देखा। किस कदर तंग थी, मगर काम चल रहा था। गुज़श्ता एक दिन में सर्दी में खासा इजाफा हुआ था। मुझे वक्त का कतई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल था कि मुझे इस कैद खाने में आए कम से कम 36 घंटे गुजर चुके थे। कुछ देर बाद मौजू 1 कप चाय और 2 सूखे टोस्ट लाया तो मुझे मालूम हुआ कि यह सुबह का वक्त था। आपने जी मुझे ज़ोर से दबाया था। इसने नाश्ते के ट्रे अंदर सरकाते हुए कहा, तुमने देखा, इन लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है। मैंने सरगोशी की। ये तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं, समझते हो ना? बड़ा वाला पटाखा। इसने सादगी से कहा। अच्छा जी, इस आदमी से मर जाना है, तुम भी मर जाओगे? मैं भी। इसकी आंखों में खौफ झलक आया। ये अच्छी अलामत थी कि खौफ आदमी को जान बचाने पर उकसाता है। इनके पास से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें मार देंगे। मैं कहाँ जाऊँ जी? तुम मेरे साथ चलो, मेरा बड़ा सा घर है, वहाँ रहना। मैं तुम्हें लाहौर दिखाऊँगा। मैंने इसे लालच दिया और दिल ही दिल में खुदा से अपने इस फेल की माफ़ी मांगी। अच्छा, इसके लहजे में हसरत थी। मुझे फ़िल्म भी दिखाओगे? बहुत सारी। मैंने इसे यकीन दिलाया। मगर मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ? इसने मायूसी से कहा। चाबी मेरे पास नहीं है। तुम्हें मालूम है चाबी कहाँ है? इसने सर हिलाया। पर मुझे इधर जाने से मना किया है। तुम कोशिश करो, हम इधर से निकल गए तो मैं तुम्हें बहुत सारे मज़े कराऊंगा।
मैंने दरवाजे के पास इस अंदाज में बैठा था जैसे वहीं नाश्ता कर रहा और मौजूद दोनों ही बहुत ही हल्की सी आवाज़ में बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि ये आवाज़ दीवार में लगे माइक्रोफोन तक नहीं जाएगी। वो कोई 10 फीट के फासले पर था। मौजू के चेहरे पर कशमकश के आसार थे। यहाँ कितने आदमी हैं? 5 हैं जी, इसने कहा, बाकी आते जाते रहते हैं। जो आदमी हर वक्त टीवी देखता रहता है वो कहाँ है? इस वाली गली में। मैं इसने इशारे से बाएं समझ मुड़ने वाली गैलरी का बताया। चाबी इसी के पास होती है। मैंने कल 4 अफराद को देखा था और 5वें की आवाज़ सुनी थी। गोया इस जगह कुल यही 5 अफराद होते हैं। सुनो, बिजली का बटन कहाँ है? इधर वाली गली में, आखिरी कमरे में। तुम उसी तरह चाबी हासिल करके पहले बिजली वाला बटन सुधा कर देना, फिर आकर मुझे खोलना। मैं तुम्हें लाहौर ले जाऊँगा, वो बहुत बड़ा शहर है। डेगा वाला से भी बड़ा। इसने गालिबन अपने गाँव का नाम लिया। बहुत बड़ा। मैंने सरगोशी की। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, गाड़ियाँ हैं। मेला भी लगता है? इसने इश्तियाक से पूछा। वहाँ सारे साल ही मेला लगा रहता है। इस दौरान में नाश्ता ख़त्म हो गया था। मैंने इसे बर्तन वापस करते हुए इससे पानी मांगा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें पानी देने से मना किया है। यकजक इसकी आंखों और लहजे में बेगानगी आ गई थी। वो बर्तन लेकर चला गया। मुझे ख्याल है कि मैंने जल्दबाजी से काम लिया है। वो नामहज़ुल अकल शख्स था। ऐन मुमकिन था कि इन लोगों से जिक्र कर देता और मेरी निगरानी सख्त कर दी जाती। मुझे बहसूरत फ़रार होना था। अपनी रिहाई से ज़्यादा अहम चीज़ चंदा की रिहाई और इससे भी ज़्यादा अहम मकसद वो था कि किसी और को नकाब करना। ये कैसे लोग हैं? इसकी सरकोबी ज़रूरी थी। प्रोफेसर हाशिम रज़ा के प्रोजेक्ट की तरफ से मुझे इत्मीनान था। वो इसके बगैर बेकार था। कोई दूसरा फ़र्द इस तकनीक से वाकिफ़ नहीं था जिसकी मदद से इंसानी बैज़े में जानवर के तौरीदी खुलिये की मिलावट करके एक बार आवर अंडा हासिल किया जा सकता था और फिर इस अंडे से एक पूरा नीम इंसान और नीम इंसानी क्यूकर हासिल होता था। इस सारी तकनीक से सिर्फ प्रोफेसर हाशिम रज़ा ही वाकिफ़ था। रब नवाज या इसके गैर मुल्की साथी लाख सर पटकते मगर इस चीज़ को नहीं समझ सकते थे। जेनेटिक साइंस बहुत ही ख़ास किस्म की साइंस है। इसमें बरसों बाद जाकर कामयाबी मिलती है। मेरे ज़ख्मों की तकलीफ़ अब ना होने के बराबर रह गई थी और ज़ख्मों पर खरंड आने लगा था। ये बात दुश्मनों को भी मालूम थी, लिहाजा इन्होंने मेरे लिए दूसरे राउंड का आगाज़ करने का फ़ैसला किया। पिस्ता कद को दोनों गुरिल्लों के साथ देखते ही मैं समझ गया कि एक और आजमाइश आ चुकी है। एक गुरिल्ले ने दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैंने इनकार किया, मैं बाहर नहीं आऊँगा, इसे बाहर लाओ। पिस्ता कद ने एक गुरिल्ले से इसकी राइफल ले ली। वो जारहाना तेवर के साथ अंदर आया। मैं तैयार था, बज़ाहिर डर के पीछे हटा और अचानक बैठते हुए लात घुमाई, मगर वो कच्ची गोलियाँ नहीं खेला था। शायद वो ब्लैक कैट्स का तरबियत याफ्ता था। वो सफाई से उछलकर मेरी लाश से बच गया और इससे पहले मैं उठता इसने सामने के रुख से मेरे सीने पर लात मारी। अगर मैं बर वक्त ब्लाक ना करता तो इसकी लात मेरी कई पसलियाँ तोड़ देती। हाथ में आने के बाद इसने टांग मोड़ दी। वो घूम कर मगर दूसरी लात मुझे दीवार की तरफ धकेल दिया और वो उछल कर खड़ा हो गया। वो तेज़ी से मेरी तरफ आया, लेकिन मैंने दोनों टांगें जोड़कर क्रॉस करके घुटनों पर भरपूर वार किया था। इसने भयानक चीख मारी। गालिबन इसका एक अदद घुटना टूट गया था। वो दोनों हाथों से घुटना थाम कर ज़मीन पर लोट पोट होने लगा था। पिस्ता का तेज़ी से अंदर आया और इतनी फुर्ती से आया कि मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला था। इसने घूमते हुए जूते की एड़ी मेरे सर पर मारी। ज़रब इतनी शदीद थी कि मैं शायद सेकंड में बेहोश हो गया था। ये एक मुकम्मल पेशा वराना किक थी जिसमें क़ुव्वत भी थी और तवाज़ुन भी। गीलेपन और सर्दी के एहसास के साथ मुझे होश आया था। किसी ने मेरे मुंह पर पानी फेंका था। मैं हाथों के बल हवा में झूल रहा था। मुझे जंजीर के सहारे दीवार से बांध दिया गया था। इस तरह के मेरा मुंह दीवार की तरफ था और दोनों हाथ दीवार में कंडों के से लगी जंजीर से बंधे हुए थे। मेरा सर यूँ दुख रहा था जैसे इस पर से रोड रोलर गुजर रहा हो। बड़ी जालिम किक थी। इसने मेरा मगज सर के अंदर हिला कर रख दिया था। मैंने सर घुमाकर देखना चाहा तो किसी ने मेरा बाल जकड़ लिया। तुम अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर रहे हो, पिस्ता कद ने अचक कर मेरे कान में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो इसने एक झटका देकर मेरे बाल छोड़ दिए। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुम्हारे गुरीले का क्या हाल है? मेरा ख्याल है कि इसका घुटना टूट गया, तो मैं इस हरकत का खमियाजा भी भुगतना होगा, इसने जहरीले अंदाज में कहा। सड़क की आवाज़ पर मैंने सर घुमाकर देखा। दूसरा गुरिल्ला हाथ में एक छोटा सा मगर बल खाया सूरत ही से खौफनाक नजर आने वाला हंटर झटक रहा था। इसके झटके से सड़क की आवाज़ पैदा हो रही थी। इसने पिस्ता कद की तरफ देखा और मेरी तरफ आया। गालिबन इसे इशारा मिल गया था। शालम, अब भी वक्त है हमारे साथ ताउन। और क्या ताउन करूं? मैंने ज़हनी तौर पर ख़ुद को तैयार करते हुए कहा। एक बार पहले मैं रब नवाज की कैद में दिलनवाज के हाथों हंटर का तशद्दुद झेल चुका था। इस वक्त भी मेरी खाल उधड़ गई थी। इस वक्त के निशानात अब तक मेरी कमर पर थे। मेरा ख्याल था कि मैं एक बार फिर इस तशद्दुद की झेल सकता था। पिछला कद मेरे पास आया। मुझे रब नवाज के ख़िलाफ़ सबूत चाहिए। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रब नवाज के जुरात के सबूत दरकार थे, जिनका ताल्लुक इसकी ऐसी चीज़ से था वो इसे अपने जाल में फंसाने या इसके अपने आप को मकसद हासिल करने के लिए सबूत हासिल करना चाहते थे। गालिबन हाशिम रज़ा वाले मामले में इनके ख्याल में रब नवाज इन्हें डबल क्रॉस कर रहा था। इसने हाशिम रज़ा को खुद कहीं गायब कर दिया था। इन सबूतों की मदद से वो रब नवाज से अपनी मर्ज़ी से सौदा कर सकते थे। मुझे सोचने में मगन होने का खमियाजा हंटर की सूरत में भुगतना पड़ा। मैं तैयार नहीं था। ज़रब ने मुझे तड़पा दिया था। ज़रब बेहद शदीद थी। दिल नवाज एक नाजो नम से पला शख्स था। इसके बाजुओं में ताकत नहीं थी जो इस गुरीले के बाजुओं में थी। वो पेशावर लग रहा था। हंटर ने मेरी कमर तक को अधेड़ कर रख दिया था। मेरा चीख पर पिस्ता कद की हंसी कमरे में गूंजी थी। शालम, ये सिर्फ आगाज़ है।
मुमकिन है सिर्फ आधे घंटे बाद तुम्हारी कमर पर खाल नाम की कोई शय ही बाकी ना रहे। वो वक्त आने से पहले हमारी बात मान। मैंने जवाब नहीं दिया। दूसरा हंटर ज़्यादा शदीद था, लेकिन मैं जहनी तौर पर तैयार था, इसलिए बर्दाश्त कर गया। फिर जैसे इस पर जुनून तारी हो गया। गालिबन इसने अपने साथी का गुस्सा भी था जिसकी मैंने टांग तोड़ दी थी। वो गुस्सा यूँ पुंज में निकाल रहा था कि सचमुच मेरी खाल उतारने पर तिल गया था। 10 मिनट बाद जब पिस्ता कद ने इसे रोका तो मैं गशी के आलम में हाथों बल झूल रहा था। तकलीफ़ इतनी शदीद थी कि मैं बेहोश भी नहीं हो पा रहा था, जबकि मेरी इस वक्त यही ख्वाहिश थी कि बेहोशी मुझे अपने आगोश में पनाह दे दे। फिर कुदरत को शायद रहम आ गया और मैं दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। तकलीफ़ इतनी शदीद थी कि मैं बेहोशी के आलम में भी इसे महसूस करता रहा था। पूरे बदन में गर्म सी लहर उठती थी और मुझे झिलसाती तड़पाती गुजर जाती थी। ख़ास तौर पर पुष्ट पर जैसे अंगारे दहक रहे थे। माँ, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पुष्ट को अपने नरम व नाज़ुक हाथों से छुआ हो। मैं देखे बगैर जान गया था कि वो कौन थी। चंदा, मैंने तड़प कर कहा। नासिर, ये क्या है? इसने सिसकी ली। कुछ नहीं, बस मामूली सी तकलीफ़ है। तुम आ गई हो तो अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत मारा है इन ज़ालिमों ने। इसलिए मैं नरमी से मेरे ज़ख्मों को छुआ तो तकलीफ़ की बजाय एक सुकून आमेज ठंडक का एहसास हुआ था। वो हाथ फेरती रही और मैं तकलीफ़ में कमी महसूस करता रहा। मैंने तारीख खला में हाथ चलाया तो चंदा का हाथ मेरे हाथ में आ गया। तुम ठीक तो हो? इन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। आँख खोलो। मैंने कोशिश करके आँख खोली मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं अपने सेल में कंबल पर गठरी बना पड़ा था। कमर में अजाबनाक दर्द हो रहा था। बेख्तियार मेरे हलक से कराहें निकल गईं। चंदा नहीं आई थी, सिर्फ इसका ख्याल था, मगर मेरे लिए इसका ख्याल ही कम नहीं था। शायद मेरे हवास खमसा धोखा दे रहे थे। मुझे सेल में चंदा के बदन की खुशबू आ रही थी। माँ, कोठरी का दरवाज़ा खुला और मौजूद अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक डब्बा था। वो मेरे पास ही फर्श पर बैठ गया। इसने नरमी से मुझे औंधे मुँह लटाया। मेरी कमर पर किसी मरहम की मालिश करने लगा। पहले तो इसके हाथों के लमस ने मुझे तड़पा दिया था, लेकिन फिर सुकून सा होता चला गया। हमने ज़ख्मों की आग को सर्द कर दिया था। मरहम लगाकर इसने मुझे सीधा होने को कहा। मैं किस कदर कोशिश से उठ बैठा। फिर इसने प्याले में सूप लाकर मुझे दिया। इसमें सब्ज़ी और मुर्गी के टुकड़े तेज़ तैर रहे थे। भूख लग रही थी। इस हालत में गर्म सूप ने खासा सहारा दिया। फिर इसने मुझे लिटा दिया। अब सो जाओ। मुझे इसकी आंखों में तासुब की झलक नज़र आई थी। मैंने सादतमंद बच्चे की तरह इसकी बात मानकर आंखें बंद कर ली। सूप में शायद कोई ख्वाब आवर दवा भी मिलाई गई थी। चंद मिनट में मैं गहरी नींद सो चुका था। नींद का यह वक्फा मेरे लिए बायसे रहमत था। मेरे टूटे हुए दरमानदा जिस्म को आराम ही नहीं मिला था, बल्कि ज़ख्मों की तकलीफ़ भी खासी हद तक कम हुई थी। सोने के दौरान में ही एक बार फिर मरहम की मालिश की गई थी। मैं अपनी पुष्ट देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि हंटर ने जा बजा मेरी खाल उधेड़ कर रख दी थी और इन ज़ख्मों को ठीक होने में कई दिन लगते। होश में आने के बाद मौजू ने आकर एक बार फिर मरहम लगाया, मुझे खाने के लिए पेन किलर दी और वही जायकेदार सूप पिलाया। इसे पीकर मैं एक बार फिर सो गया था। जागने के बाद अपनी हालत किस कदर बेहतर महसूस हुई थी। मौजू ने आकर फिर वही मामूल दोहराया और मैं सूप पीकर एक बार फिर सो गया। मुझे लगा ये लोग किसी वजह से मुझे मुस्तकिल सुला कर रखना चाहते थे। तीसरी बार दवा का असर ज़रा कम हुआ था, इसलिए मैं वक्त से पहले ही होश में आ गया था। जागने के बाद मैं खामोशी से कमल में लेटा रहा। अब कमर के ज़ख्मों की तकलीफ़ बराए नाम रह गई थी। मैंने बाजू के जलाए जाने वाले ज़ख्म के मंदमल होने से अंदाज़ा लगाया कि मैं इस तरह 2 दिन सोता रहा था और हम दवा जोर असर से इसने कमर के ज़ख्मों को ख़ासी हद तक दुरुस्त कर दिया था। दर्द में भी कमी हुई थी। रफ्ता रफ्ता मेरी सोचने समझने की सलाहियत बेदार होने लगी थी और मैं सोचने लगा कि मुझे मुस्तकिल सर सला कर क्यों रख रहे थे। ज़ाहिर है ये इतने हमदर्द नहीं थे कि ज़ख्मों की तकलीफ़ से बचाने के लिए मुझे बेहोश रखते। बात कुछ और थी। मेरे जागने को 2 घंटे के बाद मौजू मरहम और सूप का प्याला लेकर आया था। मरहम लगवाने के बाद मैंने इससे कहा, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी लाता हूँ। मौजू कहकर बाहर निकल गया। मैंने सूप का प्याला लिया और रुख मोड़ कर इस तरह कर लिया कि कैमरे की आँख से बच जाऊँ। दरवाजे के बाहर गोरीला मुस्तैद था। मैंने सूप आहिस्ता आहिस्ता कंबल पर गिराना शुरू कर दिया। कंबल ने सूप जब्त कर लिया था। प्याला खाली करके मैंने यूँ रख दिया जैसे सूप पीकर ख़त्म किया गया है। कंबल का गीला हो जाने वाला हिस्सा मैंने छुपा दिया था। मामूल के मुताबिक मैं चंद मिनट बाद ऊँगने लगा था। मौजू पानी लेकर आया तो मैंने ऊँगते पानी पिया और फिर लेट गया। मौजू ने गरीले से कहा, सो गया है, बाहर आकर ताला लगाओ। इसने हुक्म दिया। मैंने ताला लगने की आवाज़ सुनी और वह चला गया। मैं बेहिस हरकत लेटा रहा। अगरचे ये आसान काम नहीं था, मगर मुझे हिलने से इतने यकीन हो जाता कि मैं बेहोश नहीं हूँ। मैं देखना चाहता था कि मेरी बेहोशी में क्या करते हैं। अगर इस दौरान मैं कोई आता तो मैं इसे काबू करने की कोशिश ज़रूर करता। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजे में चाबी लगने की आवाज़ आई। मेरे असाब तन गए थे, कोई आ रहा था। मैंने ज़रा सी आँख खोलकर देखा, ये वही पस्तकद था। वो अकेला ही था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। शाह आलम, तुम मेरी बात सुन रहे हो? इसने भारी आवाज़ में कहा। तुम्हारा शऊर सो रहा है लेकिन लाशऊर जाग रहा है। तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? गोया मुझे सूप में ऐसी कोई दवा दी जाती थी जो मेरे शऊर को सुला देती थी, मगर लाशऊर को सामने आने पर मजबूर करती थी। इसने कई बार पूछा तो मैंने कसमकस कहा, हाँ मेरा लाशऊर जाग रहा है। मेरा नाम शाह आलम है। गुड, तुम क्या करते? मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। मैं नवादरा तो स्मगल करता हूँ। तुम्हारा शौर अब भी मज़ाहमत कर रहा है। मैं हुक्म देता हूँ इस मज़ाहमत को ख़त्म करो। मैं मज़ाहमत नहीं करूँगा। मैंने गोया ख्वाब में कहा। ये बताओ कि रब नवाज के ख़िलाफ़ तुमने सबूत कहाँ रखे हैं? मैं नहीं बता सकता। क्यों? वो अगर आया, इस बात का जवाब दो।
मैंने ज़रा सी आंख खोली, वो एक घटना ज़मीन पर टेक कर बैठा था। इसकी चुस्त वर्दी में कमर के साथ होल्स्टर से बंदा पिस्टल साफ नज़र आ रहा था। मैं अचानक कोशिश करता तो शायद इससे पिस्टल हासिल कर लेता, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि मेरा थका हुआ और 3 दिन से सोया जिस्म इस मामले में मेरा साथ दे सकेगा या नहीं। मगर प्लान की नाकामी से मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता, लिहाजा मैंने चांस लेने का फ़ैसला किया। मैंने कसमकाते हुए जवाब दिया, मैं ये सबूत किसी को नहीं दे सकता। रब नवाज पर मेरा दबाव इनकी वजह से ही कायम है। इसी दौरान मैं हरकत करते हुए मेरा हाथ बतदरीज इसकी कमर के गिर्द बंधे हुए पिस्टल पर जा रहा था। क्या ये सबूत तुमने किसी के पास रखवाए हैं? हाँ, मैंने जवाब दिया। मेरा हाथ सुस्ती से आगे जा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी हरकत से वो होशियार हो जाए। किसके पास? मैं नहीं बता सकता, मैंने जवाब दिया। मेरा हाथ अब चंद इंच के फासले पर था। मुझे बताओ, इसने सख्ती से कहा। मैंने जवाब में हाथ मारा और इसके होशियार होने से पहले मैंने पिस्टल निकाल लिया। वो उछला था, लेकिन मैंने पिस्टल की नाल को इसके सीने पर से लगा दिया था। हरकत मत करना वरना मैं ट्रैगर दबा दूंगा। मैं आहिस्ते से उठा और कंबल उतार कर फेंक दिया। मुझे मालूम था कि हमें देखा जा रहा है और चंद ही लम्हों में दूसरे पहुंच जाते, लेकिन मैं सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार था। मगर इससे पहले मैं कुछ करता, एकदम नई दुनिया मेरी आंखों के सामने तारीख हो गई। लम्हे को मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ था। दरअसल लाइट चली गई थी। स्यावर्दी पोस्ट ने तारीकी होते ही फ़ायदा उठाते हुए पिस्टल की जद से हटने की कोशिश की, मगर इससे पहले ट्रिगर दबा चुका था। एक खौफनाक धमाके के साथ इसका जिस्म ज़मीन पर गिरा। इसने चीख मारी तो मुझे फायर की आवाज़ में सुनाई नहीं दी थी। वो शायद मर गया था, वरना ज़ख्मी तो ज़रूर हुआ था। मैं तेज़ी से उठा तो मुझे चक्कर सा आ गया। मैं ज़मीन पर बैठ गया। 3 दिन से तारी मुसलसल नींद ने मेरे जिस्म को सुन सा कर दिया था। इससे ज़ख्म भर गए थे, मगर मसल्स अपनी पूरी तवानाई से काम करने से कासिर थे। मैंने खुद को ख़तरे का एहसास दिलाया और दीवार का सहारा लेकर उठ गया। इस बार मेरे कदम मजबूती से फ़र्श पर कायम रहे थे। सेल और इसके बाहर मुकम्मल तारीकी थी। किसी ने मेन स्विच बंद कर दिया था, मगर किसने? मेरा जहन मौजू की तरफ गया, लेकिन ये वक्त सोच विचार का नहीं था। मौके से फ़ायदा उठाकर निकलने का था। गैलरी में मैं बाएं तरफ घूम गया। बाहर जाने का रास्ता इस तरफ भी था। माँ अकब से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो मौजू से दस्ती लाइटों के बारे में पूछ रहा था। गालिबन वो अपनी जगह से गायब थी। मौजू की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो चीख चीख कर इसे गालियाँ देने लगा था। इस बार मैंने इसकी आवाज़ पहचान ली थी। ये वही शख्स था जो स्पीकर पर बात करता था। मैंने अब तक इनकी सूरत नहीं देखी थी। दोनों एक तो मेरे हाथों में रिटायर हर्ट हो गया था और गालिबन मरम्मत के लिए कहीं भेज दिया गया था। अगर इसका मुतबादिल नहीं आया था तो अब मुझे 2 अफराद से निमटना था। तभी मैं शायद इस ज़ेर ज़मीन ज़िंदान से बाहर जा सकता था। मैं अंधेरे में एहतियात और हर मुमकिन खामोशी से हरकत कर रहा था। मेरी ज़रा सी आहट में मेरे दुश्मनों को होशियार कर देती। इब्तदाई चीखों पुकार के बाद अब सन्नाटा था, यानी दुश्मन भी मेरी तरफ से खामोशी से मुझे तलाश कर रहे थे। अब वाज़ह था कि यह मौजू ही का काम था। इसने मेन स्विच ऑफ करके वहाँ कुछ ऐसा काम किया था कि ये लोग दोबारा रोशनी न कर सके। हो सकता था कि इसने फ्यूज़ के कट आउट से गायब कर दिए हों, टार्चों की तरह। इसमें कोई भी शुबा नहीं था कि वो मेरी मदद के लिए ऐसा कर रहा था। अचानक मुझे अपने पास ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं चलता चलता खासी दूर निकल आया था और अपने अंदाजे के मुताबिक इस गोदाम के पास था जहाँ मुझे एम्बुलेंस से उतारा गया था। मेरे वजूद का एहसास किसी आहट से हुआ था। आवाज़ बेहद मामूली और नाकाबिले समात, लेकिन इस वक्त मैं सरापा समात बना हुआ था, इसलिए मामूली सी आहट भी सुन ली। पिस्टल मेरे हाथ में पूरी तरह तैयार था। मैं गोली चलाने को किसी भी कत्ल करने के लिए तैयार था। ये ऐसा था कि मैं बेगुनाह आवाम का कत्ल थे इन पर रहम किसी तरह भी नहीं कर सकता था, या इस तरह था जैसे सांप या बिच्छू पर रहम करने के मुतरादिफ था। मैं बिल्कुल साकित था। जब खासी देर तक आहट दोबारा नहीं सुनाई दी तो मैंने एक कदम और आगे की तरफ बढ़ाया। इस लम्हे एक शोला लपका और मेरे सर के करीब दीवार में पेवस्त हो गया। मक्कार ज़रा सब्र से इंतज़ार कर रहा था। अगर इसकी गोली चंद इन नीचे होती तो मेरा काम तमाम हो चुका होता। मैंने इसी जगह जवाबी फायर किया जहाँ से शोला बरामद हुआ था। वो फ़ौरन ही अपनी जगह बदल दी। यही काम गालिबन इसने भी किया था, इसलिए वो भी महफूज था। गोली चलाने से होने वाली ज़रा सी रोशनी में मैंने देख लिया था कि मैं गोदाम के ऐन दहाने पर था। मेरा दुश्मन दाएं तरफ की पेटियों में कहीं छुपा था। मैं दाएं की तरफ की दीवार की आड़ में हो गया। दुश्मन एक बार फिर खामोशी से मेरी किसी हरकत का अंदाज़ा कर रहा था। इसके पास लामहदूद वक्त था। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। जितनी देर होती मैं उतना ही इस जगह फंसता चला जाता। अगर अंदर मौजूद शख्स किसी तरह रोशनी कर लेता या इन्हें बाहर से मदद मिल जाती तो मेरे लिए खासी मुश्किल हो जाती। दुश्मन की तवज्जो हटाना ज़रूरी था, लेकिन मेरे पास कोई शय नहीं थी जिससे मैं दुश्मन की तवज्जो कहीं और करना या इससे फायर करने पर मजबूर कर। मेरे पास पिस्टल था या जिस्म पर लिबास। अचानक मुझे गोली का खोल का ख्याल आया। मैंने फायर किया था तो मैं इस वक्त बाएं दीवार के पास था। खोल भी वहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरफ जाना ख़तरे से खाली नहीं था। दुश्मन इसी तरफ से किसी आहट का मुंतज़र था। मैंने बहुत आहिस्ते से ज़मीन पर बैठकर हाथ फैलाकर फ़र्श पर गोली का खोल तलाश करना शुरू कर दिया। ये गैलरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और मुश्किल 4 फुट चौड़ी थी। गोया खोल 20 मुरब्बा फुट के अंदर ही कहीं होना चाहिए था। मैंने दाईं तरफ से आगाज़ किया और बाएं तरफ आया। तलाश करते करते मेरा हाथ किसी शय से टकराया। ये गोली का खोल नहीं था, लेकिन इसी साइज़ की ज़्यादा वजनी शय थी। जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह कंक्रीट का कोई टुकड़ा था। दुश्मन की गोली ने दीवार छेद दी थी। गालिबन इससे ये टुकड़ा टूट कर गिरा था। बहरहाल मेरा काम हो गया था। मैंने टुकड़ा उठाया और वापस दाएं दीवार की तरफ आया। पिस्टल अंदाजे से इस तरफ सीधा किया।
इस तरफ दूसरा आदमी था और कंक्रीट का टुकड़ा अंदाजे से मुखालिफ सिमत में उछाल दिया। ये सब अंदाजे थे। ऐन मुमकिन था दुश्मन इसी तरफ होता जिस तरफ से मैंने टुकड़ा फेंका था और इसे मेरी जाय पनाह का अंदाज़ा हो जाता। टुकड़ा किसी शय से टकराया, सन्नाटे में वाज़ेह आवाज़ आई और एक शोला लपका। इसके साथ ही मैंने भी फायर कर दिया। फायरों की बेपनाह आवाज़ के बावजूद मैंने इसकी दबी हुई चीख सुन ली थी। गोली ने काम कर दिया था। वो ज़ख्मी ज़रूर हुआ था लेकिन ज़िंदा और होश में था। इसने जलाहट और खौफ में पूरा मैगज़ीन इस तरफ खाली कर दिया था जहाँ मैं था। अगर मैं दीवार की आड़ में ना होता तो कोई ना कोई गोली मुझे चाट जाती। इस बार मैंने ज़्यादा एहतियात से फायर किया और इसकी आखिरी चीख बड़ी भयानक थी। वसी हाल में इसकी गूंज देर तक सुनाई देती रही। मुमकिन तौर पर इसका काम तमाम हो चुका था लेकिन मैंने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा। ऐन मुमकिन था कि वो मकारी कर रहा हो मगर इसकी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। जिस तरह लाइट अचानक गई थी इसी तरह अचानक बहाल भी होगी। मैं उछल पड़ा और कुछ देर तक अपनी आंखें खोलने के लिए काबिल भी नहीं रहा था। गैलरी या सिंग में रोशनी थी लेकिन आगे गोदाम में एक दो बल्ब भी जल रहे थे जिनकी रोशनी में ये वसी जगह तारीक तारीक सी लग रही थी। मैंने बेइख्तियार इस जगह देखा जहाँ दुश्मन को मौजूद होना चाहिए था। वो वहीं था लेकिन अपने खून में गलता और खामोश पड़ा था। मैंने इसकी तलाशी ली। इसका पिस्टल खाली था लेकिन लिबास में 3 अदद मैगज़ीन और कमर से बंधा खंजर भी मिल गया था। अब मैं ज़्यादा मुसल्ला था। मेरे पिस्टल में जो आनजहानी वर्दी का दर्द का पोश था अभी 5 गोलियां बाकी थीं। अभी मुझे मौजू की फ़िक्र थी। अंदर रोशनी करने वाला कोई दुश्मन ही हो सकता था। इस सूरत में मौजू की आफियत मशकूक थी। अंदर की तरफ जाने की बजाय मैंने पहले गोदाम में रखी लकड़ी की पेटियों को देखा। इन सब पर ताले लगे थे और ज़ाहिर है चाबी मेरे पास नहीं थी। लिहाजा मैंने फ़ायर करके इनके ताले तोड़ना शुरू कर दिए। मैं एहतियात से फायर करता कि गोली पेटी में न लगे वरना अंदर मौजूद क्या होता कि कंफर्म नहीं था कि इसमें है क्या। हस्बत बका इन पेटियों में जो मैं समझता था वही चीज़ें निकलीं। पहली पेटी में नई चीज़ें मिलीं और दूसरी पेटी में इनसे भी ज़्यादा। ये कोई आम चीज़ें नहीं थी। एक पेटी में बहुत सारे फल थे और बहुत सारी और भी चीज़ें थीं। असूली तौर पर तो मुझे निकल जाना चाहिए था लेकिन मैं मौजू के लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता था। वो कमाकर शख्स मेरा मोहसिन था। इसने अपनी दानिश में मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की थी और इसके लिए अपनी जान पर खिल गया था। सिरिंग में मुझे कोई ख़तरा नहीं था लेकिन राहदारी मेरे लिए ख़तरनाक हो सकती थी। सबसे पहले मैंने अपने सेल में झांका और स्याहपोश को ज़िंदा पाकर मुझे हैरत हुई। वो होश में था और दीवार से टेक लगाए बैठा था। इसका हाथ अपने सीने पर ज़ख्म था जिस पर अब तक खून उबल रहा था। इसका हाथ और पेट और आसपास का फर्श सब खून में तरबतर थे। मुझे हैरत थी इसका जिस कदर खून बह चुका था कोई और होता तो मर चुका होता। वो न सिर्फ ज़िंदा था बल्कि होश में भी था। मैं फ़र्श पर इसके पास बैठ गया। इसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत थी। अब किस लिए आए हो? इसने वाज़िया लेकिन मध्यम आवाज़ में कहा। मैं उधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें भी देखता चलूँ। मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा, तुम अब कुछ लम्हों के मेहमान हो। क्या ये बताओगे कि इस जगह से निकलने का रास्ता कहाँ है? गोदाम में शुमाली दीवार पर 4 बटन लगे हैं, सुर्ख, नीला, सब्ज़ और पीला। अगर इनको दाएं तरफ से एक तरतीब से दबाओ तो बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। इसने बिला तकफ़्फ़ुज़ मुझे बाहर जाने का रास्ता बताकर हैरान कर दिया था। मैंने महसूस किया कि वो आखिरी दमों पर था लेकिन बेपनाह क़ुव्वत बर्दाश्त ने इसे संभाल रखा था। लाल हवेली यहाँ से कितनी दूर है? मैंने पूछा। बहुत दूर है। इसने तकलीफ़ के आलम में सांस लेना शुरू कर दिए थे। तुम्हारे लिए बहुत दूर है, तुम कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। सुनो, मैंने तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बता दिया है, प्लीज़ मेरी तकलीफ़ ख़त्म कर दो। इसका इशारा वाज़िया था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। ये कत्ल होगा। मैं अपने दिफा में 10 कत्ल कर सकता हूँ लेकिन किसी को बिला वजह नहीं मार सकता। ये बिला वजह ना होगा। इसकी आवाज़ फटने लगी थी। मैं बहुत तकलीफ़ ही हूँ। मुझे अफसोस है, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो। वो कुछ देर मायूसी से मुझे देखता रहा। इसकी हालत बता रही थी कि वो चंद लम्हों का मेहमान था। इसने फिर कहा, मुझसे एक सौदा कर लो। किस किस्म का सौदा? मैं तुम्हें फ़रार का एक ज़रिया बता सकता हूँ। तुम पैदल इस इलाके से नहीं निकल सकते। क्या ज़रिया है? नहीं, पहले तुम वादा करो कि मुझे इस तकलीफ़ से निजात दिलाओगे। मैं वादा करता हूँ। मैंने फ़ौरन कहा, मेरे इस वादे पर अमल करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे नहीं, अपनी मुक़द्दस किताब की कसम खाकर कहो। इस हालत में भी इसका जहन पूरी तरह काम कर रहा था। बादल नाख्वास्ता मैंने इसकी फरमाइश पर कसम खाई। इसके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था। अब मुझे यकीन है कि तुम वादा खिलाफ़ी नहीं करोगे। सुनो, बाहर निकलने वाले रास्ते के दाएं तरफ वाक़या मिट्टी के टेले के अक़ब में एक जीप खड़ी है। तुम इसके ज़रिए फ़रार हो सकते हो। इसकी आवाज़ इतनी मदम हो गई थी कि अब मुश्किल ही सुन सकता था। और अपना वादा पूरा करो। मैंने पिस्टल की नाल इसके सर से लगाई। इसने आंखें बंद करके ज़ेरे लब कुछ कहना शुरू किया। मैंने दिल कड़ाके के साथ ट्रिगर दबा दिया। इसका जिस्म चंद लम्हे के लिए फड़क कर साकित हो गया था। अचानक मुझे मौजूद और इस आखिरी दुश्मन का ख्याल आया। मैं सेल में आकर इसकी तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गया था। मैंने इसको देखा और बाहर तरफ राहदारी में वो कमरा या अजियत खाना था जहाँ मुझे बेपनाह अजियतों से गुजारा गया था। इस राहदारी में कंट्रोल रूम भी था। इससे पूरे तय खाने पर कैमरों और माइक्रोफोन्स की मदद से नज़र रखी जाती थी। दाएं तरफ वाशरूम, स्टोर्स, किचन और इस किस्म के कामों के लिए मखसूस कमरे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो कहाँ था। वो किसी जगह भी हो सकता था और छुप कर मेरा इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं अहमक की तरह मुँह उठाए चला जाता तो बाद में मरहूम कहलाता। मैंने इसे वार्निंग देना बेहतर समझा। तो मेरी बात सुन रहे हो ना? स्पीकर की औलाद, हथियार फेंक कर सामने आ जाओ
वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। सुन रहे हो ना? कोई जवाब नहीं आया। वो इतना अहमक नहीं था कि बोलकर अपनी पोजीशन वाज़ह कर देता। मैंने दोबारा वार्निंग दी। मैं 10 तक गिनूंगा, मैंने कहा और बुलंद आवाज़ से गिनती गिनने। इसके साथ ही मैंने पिस्टल से एक फ़ायर किया। गिनती मुकम्मल होते मैंने इसे दाएं तरफ राहदारी में उछाल दिया। एहसाब शुकन के फायर के साथ राहदारी से गर्दो गुबार का बादल नामुदार हुआ। मैं पीछे हटकर अपने सेल में चला आया। मट्टी गर्द मेरे नाक में जा रही थी। मैं आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था। मुझे खदशा था कि गर्दो गुबार से फ़ायदा उठाकर वो मुझ पर हमला करने या भागने की कोशिश न करें। जब गिरद बैठी तो मैं दोबारा आगे आया। इस बार तुम इस तहखाने में दफन हो जाओगे, मैंने चिल्लाकर कहा, और तुम बच जाओगे, इसने जवाब दिया। इसके बाद मैंने फिर एक फ़ायर किया। घबराहट में बोलकर इसने बता दी कि वो बाएं तरफ था। इसने मेरा काम आसान कर दिया था। मैंने कहका लगाया, अहमक, मैं इसी तरफ हूँ, मेरे पास भागने का रास्ता भी है। बेहतर होगा हथियार फेंक कर सामने आ जाओ, वरना मैं दूसरी बार फायर खोल दूँगा जो इस जगह को तुम्हारा मज़ार बना देगा। इस जगह बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, इसने लरजती आवाज़ में कहा। तुमने दोबारा पिस्टल निकाला तो दोबारा फायर लगाओगे? इसका झूठ इसके लहजे से ज़ाहिर था। मैंने गिनती गिनना शुरू की तो वह चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो? इसने गालियाँ देना शुरू कर दी, लेकिन मेरी गिनती 9 तक पहुँचते ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। इसने सामने आकर हाथ उठा दिए थे। ये गोरा चिट्टा नौजवान था जिसके बाल ऐसे थे। इसने हल्की सी फ्रेंच दाढ़ी रखी हुई। खौफ से इसका हुलिया ना बिगड़ा होता तो वह अच्छा खासा नज़र आता। बज़ाहिर इसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन कोई बाइद नहीं थी कि इसने अपने लिबास में कुछ छुपा रखा हो। मेरी हदायत पर वो दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया। मैंने इसकी तलाशी ली। इसके पास एक छोटा सा पिस्टल निकल आया था। मैंने इसके सर पर मुक्का मारा। ये क्या है? इसका सर दीवार से टकराया। दूसरे तसादुम ने इसे चकरा दिया था। मैंने मज़ीद एक ज़रब लगाकर इसे इतना गफिल कर दिया। मैंने बाएं तरफ के कमरों में तलाशी ली। किचन में फ्रिज और फ्रिज में खाने पीने की बेशुमार अशिया देखकर मेरी जान में जान आई थी। मैं बेसब्री से डबल रोटी, मक्खन और जाम पर टूट पड़ा था। खाने के दौरान अचानक मुझे मौजू का ख्याल आया। बेख्तियार मेरा हाथ रुक गया था। मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। वो कहाँ था? इस तरफ से किसी कमरे में मौजू का सुराग नहीं मिला था, तो मैं राहदारी के दाएं तरफ के कमरों में आया। इसने खासी तबाही मचाई हुई थी। कंट्रोल रूम की दीवार गिर गई थी और मलबे ने वहाँ रखे आलात जासूसी का बेड़ागर्क कर दिया था। मेज़ पर एक तबाह हाल कंप्यूटर रखा था। दूसरी मेज़ पर एक रेडियो था, लेकिन यह भी तबाह हो चुका था। इसकी तबाही से पहले कोई SMS रवाना कर दिया गया होगा तो मुझे मालूम नहीं होगा। अब ये किसका काम नहीं रहा था। अब ये किसी काम का नहीं रहा था। बाएं तरफ के तीनों कमरे तबाही का शिकार हुए थे। बाकी 2 इन लोगों की रिहाइश के लिए थे। एक कमरे में दीवार के साथ बना बार गिरने से सारी ज़मीन शराब से आलूदा हो रही थी। मैंने धड़कते दिल के साथ तफ्तीशी कमरे का दरवाज़ा बाहर से खोला। मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। मौजूद सामने कुर्सी पर बंधा बैठा था और इसके सर पर लोहे की एक बड़ी सी टोपी चढ़ी थी, जिससे कीलें निकलकर इसके सर पर पेवस्त हो रही थी। लहू इसके पूरे चेहरे पर यूँ बह रहा था कि इसके खद्दो खाल छुप गए थे। वो सख्त अजियत में था। मैंने इसके सर से टोपी उतारने की कोशिश की थी तो वो तड़प गया और मुश्किल में इसके सर में पेवस्त ये टोपी उतारने में कामयाब हुआ था। अंदर लगी कीलों ने कोई दर्जन भर मकामात के इसके सर को छीद कर रखा था। इसके हाथ और पैर फौलादी कंडों में बंधे थे। इस वक्त वो नीम गशी की हालत में था और बोलने के काबिल भी नहीं था। कीलें कोई 1/3 इंच इसके सर में उतरी थी, यानी इसके दिमाग को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसे जिस अजियत से गुजरना पड़ा था ये वही जानता था। मैंने पानी लाकर इसे जख्म साफ़ किए। चेहरे पर फैला खून पहुँचा और इसे तबी इमदाद के लिए मेडिकल बॉक्स तलाश किया। ये मुझे स्टोर रूम में मिल गया था। इसके ज़ख्मों पर जरासीम का इस्तेमाल लगाकर मैंने पट्टियाँ चिपका दी और इसे 4 पेन किलर खिला दी। वो किसी मामूल की तरह मेरी हिदायतों पर अमल कर रहा था। इसे एक तबाहशुदा कमरे के बिस्तर पर लिटाकर मैंने नौजवान को उठाकर इसकी कुर्सी पर बिठाया और इस शिकंजे में जकड़ा के इसके सर पर ही फौलादी टोपी बांध दी। अब मुझे इसके होश में आने का इंतज़ार था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। इसलिए मैंने एक तरीका आजमाया। सिगरेट सुलगा कर जो इसी के पास से बरामद हुई थी, इसकी गर्दन को दागने लगा। तीसरी बार जब मैंने सिगरेट का सुलगता सर इसकी गर्दन से लगाया तो वो होश में आ गया। तकलीफ़ से वो बिलबिला रहा था। मैंने इसके मुंह पर पानी फेंका तो वो पूरी तरह होश में आ गया था। खुद को बंधी हुई हालत में पाकर वो फौलादी टोपी अपने सर पर महसूस करके वो लरजने लगा था। मैं इससे कुछ पूछने की बजाय खामोशी से टोपी के अक में लगे स्क्रू को कसने लगा जो कीलों को आगे धकेलता था। ये क्या कर रहे हो? इसने चिल्ला के कहा। तुम्हारे दिमाग में सुराख करके देख रहा हूँ कि इसमें क्या भरा है। मैंने कसने का अमल जारी रखते हुए जवाब दिया। कीलें अब इसके सर तक पहुँच गई थी। अब वो सर में नहीं घुसी थी, लेकिन इसने यूँ वावेला मचाया जैसे मैं इसे ज़िबा कर रहा हूँ। जाहिर है मुझ पर इसके वावेला का कोई असर नहीं हुआ। इसका ताल्लुक जैसे था वो रहम करने का मतलब इंसानों पर जुल्म करना था। तुम चाहते क्या हो? इस बार इन्होंने भूं भूं रोते हुए पूछा। अब की ना तो तुमने काम की बात ना। मैंने हाथ रोक लिया। अगर मुझे कुछ सवालों का जवाब मिल जाए तो मैं अपना फ़ैसला मुलतवी कर दूँगा। तुम्हारे सर में दर्जन भर सुराख करने का। पूछो। इसने यूँ जल्दी से कहा। मैं अभी स्क्रू फिर कसना शुरू कर दूँगा। ये जगह कहाँ पर है? कसूर के जनूब मशरिक़ में कुछ 40 मील के फासले पर, सरहद के नज़दीक। इतने हसास मकाम पर ये कैसे हो सकता? मैंने इसे बाहर निकलने वाले रास्ते के बारे में पूछा। शमाल की दीवार पर सुर्ख नीले, सब्ज़ और पीले रंग के बटन लगे हैं। इन्हें बाएं तरफ से एक तरतीब से दबाओ तो बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। मैं चुका, क्योंकि उसने भी मुझे यही दाएं तरफ से बटन दबाने के लिए कहा था।
अगर बटन किसी और तरतीब से दबाए जाएँ तो मैं इसे बगौर देखा तो फिर क्या होगा? फिर ये पूरा तहखाना तबाह हो जाएगा। इसकी बुनियादों में बाहर क्या भरा हुआ है जो गलत बटन दबाने से एक्टिवेट हो जाएगा? हमारे लिए ये बहुत अहमियत की बात है। तभी तुम मुझे फर सब बता रहे हो। मैंने तंज किया। इसके बाद मैंने स्क्रू मज़ीद कसे ताकि इसने कोई गलत बात की हो कबूल कर ले। वो तड़पता और चिल्लाता रहा मगर कोई बात गलत बताने का इकरार नहीं किया था। लिहाजा मैं से छोड़कर तबाह होने वाले कमरों की तलाशी लेने लगा मगर कोई ख़ास शय बरामद नहीं हुई थी। सिर्फ वही छोटी डायरी थी। इसमें मैंने हासिल शुदा मालूमात लिखी थी। इसमें और भी कुछ लिखा था। मैंने महसूस कर रहा था कि मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं नौजवान से पूछना भूल गया था कि इसने यहाँ होने वाले वाक़यात की किसी को इतला दी थी। रेडियो की मौजूदगी ज़ाहिर करती थी कि इन लोगों को किसी न किसी से रब्ता रहता था। नौजवान चलाते चलाते बेहोश हो गया। मैंने जाकर मौजू को उठाया। क्या तुम चल सकते हो? पेन किलर ने इसकी तकलीफ़ कम कर दी थी। इसने सर हिलाया। हाँ चल सकता हूँ। इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा थी। मैं इसे सहारा देकर बाहर तक लाया। दीवार में लगे बटनों को बाएं तरफ से दबाया। चंद लम्हे तो कुछ नहीं हुआ। फिर दीवार हल्की सी आवाज़ के साथ दाएं तरफ सरकती चली गई और इतना बड़ा रास्ता बन गया कि जिसमें दरमियाने साइज़ की वैन भी आसानी आ सकती थी। सामने नीम पुख्ता ढलान रास्ता था जिसके दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ थीं। आने वाली गाड़ियाँ इससे गुजर कर आती थीं। झाड़ियों ने ऊपर से मिलकर इस रास्ते को स्ट्रिंग की शक्ल दे दी थी। मेरा ख्याल था कि इस जगह को फ़िज़ा से देखना भी मुमकिन नहीं था। मैं मौजू को सहारा देकर बाहर तक लाया। स्ट्रिंग कोई 100 फुट तवील थी और जिस जगह जाकर निकली थी इस तरफ भी झाड़ियाँ थीं। इनके बीच कई रास्ते निकल रहे थे। अगर टायरों के निशानात ना होते तो ये बात कहना दुश्वार थी कि आने जाने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल होता है। मैंने मौजू को इसी तरफ बिठाया और उसकी बताई हुई बात को इस जगह गया। टेला ज़्यादा बुलंद नहीं था। इसके अक्ब में छोटी और ऊपर से खुली जीप खड़ी थी। मैंने सीटें उल्टी एक के नीचे से चाबी के साथ एक 7 अप उठाई और इसे राउंड्स मौजूद थे। मैंने मौजू के पास वापस आया। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। अंदर आकर मैंने इसकी तलाशी ली। वो बाहर आता जाता रहता था। इसके पास इसकी करेंसी मौजूद होनी चाहिए थी। इसकी एक जेब में पर्स बरामद हुआ जिसमें न सिर्फ खासी रकम थी बल्कि एक शनाख्ती कार्ड भी था। इस पर तस्वीर तो इसी की थी लेकिन नाम में कुछ और लिखा था। इसने आज़ादाना नकल व हरकत के लिए जाली शनाख्ती कार्ड भी तैयार करवा रखा था। मैंने बटवा अपने पास रख लिया। इसकी कलाई पर घड़ी मौजूद थी। वक्त देखने के लिए मैंने इसे भी उतार लिया। इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे थे। नवंबर की दूसरी तारीख देखकर मुझे झटका सा लगा। गोया मुझे इस जगह आए हुए 1 हफ़्ता हो चुका था। मुझे चंदा के ख्याल ने मुस्तरब कर दिया था। न जाने लाल हवेली में इस पर क्या गुजरी होगी। रब नवाज मुझे काबू में देखकर आपे से बाहर हो गया होगा। मैं तो इसकी तहवील में था इसलिए मेरे मामले में वो बेबस था। लेकिन चंदा तो इसके बस में थी ना। इसके साथ वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद था। ये एहसास इतना भयानक था कि चंद लम्हे के लिए मेरे हाथों पैरों से जान जैसे निकल गई थी। फिर रफ्ता रफ्ता आतिश फिशां मेरे सर उठाने लगा। अगर चंदा का बाल भी बिका हुआ होगा तो रब नवाज की इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैंने गोदाम वाले हिस्से में आकर देखा। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। मैं वापस अंदर गया। स्विच रूम में जनरेटर था। इसके लिए ईंधन के तौर पर वहाँ डीजल के जैरी कैन रखे थे। मैंने 10-10 लीटर वाले 2 जैरी कैन उठाए और गोदाम में लाकर डीजल पैटियों पर छिड़कने लगा। उसके बाद मैंने जीप स्टार्ट करते हुए और टेले की तरफ निकलने लगा। इसलिए मैं चारों तरफ जलते टुकड़ों और बहुत सारी चीज़ों को देखने के ऐसा लगा जैसे बारिश होने लगी है। मैं जीप को दीवानावार इस जगह से निकालने की कोशिश करने लगा। मेरे सामने जो पहला रास्ता आया मैंने जीप इसी जगह पर घुमा दी। मेरे अकब में लगातार धमाके जारी थे और बहुत सारी बारिश हो रही थी। मैं दीवानावार जीप को इस जगह से दूर ले जाने की कोशिश करता रहा। एक चीज़ शू की आवाज़ के साथ ऊपर से गुजरी और ऐन रास्ते पर जाकर देखा कि क्या हुआ। अचानक मैंने बर वक्त जीप एक तरफ घुमा ली वरना जीप कहीं दूसरी जगह जाकर गिरती। जीप झाड़ियों में घुस गई। बमुश्किल मैं इसे वापस रास्ते पर लाया। अक्का में मौजूद खौफजदा अंदाज में चीख रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि इससे में क्या है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था जो उड़ उड़ कर दूर तक गिर रहे थे। अब धमाके भी हो रहे थे। मेरा अंदाज़ा था कि ये 3-4 मील के साफ सुने जा रहे होंगे। अगर नौजवान का बयान दुरुस्त था तो ये एक ऐसा इलाका था जिसमें एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराना नहीं जाया जा सकता था और अभी मैं इनका सामना भी नहीं कर सकता था जब तक इनमें वो शख्स शामिल था। मेरा मामला किसी और से हो सकता था। तुम रास्ते पहचानते हो? कोई 2 मील दूर निकल में मैंने एक जगह जीप रोक कर मौजू से पूछा। मेरे ख्याल में वो किस जगह से किधर तक महफूज थी। इसने खौफजदा अंदाज में सर हिलाया। नहीं, यहाँ से चलो वरना बड़ा वाला काम हो जाएगा। इस बेखबरी में इसी जगह लाया गया था। मैंने सूरज की पोजीशन के रास्ते का तयन किया और अंदाजे से शमाल मगरिब की तरफ बढ़ने लगा जहाँ मेरे ख्याल में कसूर का शहर होना चाहिए था। एक बार मैं कसूर पहुँच जाता तो लाहौर की तरफ सफ़र आसान हो जाता। अब भी हल्के हल्के ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे बारिश अभी तक जारी हो। मैंने इत्मीनान की एक तकवील सांस ली और इसके साथ ही एक और काम शुरू किया जो ना जाने कितने बेगुनाहों की मौत का सबब बनता और अपनी बहुत सारी वारदातों में ऐसे इस्तेमाल करते। पता नहीं, बस इतना मालूम होगा कि इस जगह बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तय खाने की हर चीज़ को मैंने देखा था और अब मैं वहाँ से निकल आया था।
सड़क देखकर मुझे इतनी खुशी हुई थी जितनी कि एम्बुलेंस को अमेरिका की तरफ सफ़र के दौरान खुश्क देखकर हुई थी। सड़क देखकर मुझे इतनी खुशी हुई जितनी कि कोलंबस को अमेरिका की तरफ सफ़र के दौरान खुश्की देखकर हुई थी। इसका रुख भी शुमाल मगरिब की तरफ था। मैंने जीप सड़क पर डालकर एक्सीलेटर को मुमकिन हद तक दबा दिया था। मौजू के ज़ख्म और कपड़ों पर लगा खून हमें मशकूक बना सकता था। कुछ दूर जाकर सड़क के दोनों तरफ ही खेत शुरू हो गए थे। इक्का दुक्का लोग भी दिखाई देने लगे थे। सूरज सर पर आने के बाद किस कदर गर्मी का एहसास, शिद्दत से प्यास महसूस हो रही थी। पिलाकर रास्ते में एक जगह ट्यूबवेल नज़र आया जो खुशकिस्मती से चल भी रहा था। जगह सड़क से ज़्यादा फासले पर नहीं थी। मैं उतर पर इस तरफ गया तो ट्यूबवेल के साथ मुख्तसर से कमरे से एक बूढ़ा निकल आया। इसने भी आंखों के आगे हाथों का छुपा बनाया था कि ये पुत्र, चाचा पानी पीना है। मैंने कहा, बड़ी प्यास लगी। पियो पियो, पानी तो खुदा दी नेमत है। इसने सर हिलाया। मैंने इजाज़त मिलते ही धार से गिरते शिफाफ और किसी कदर सर्द पानी में ओक बना दी। वाकई पानी खुदा की नेमत है। इसकी कदर इस वक्त मालूम होती है जब शिद्दत की प्यास हो और आदमी एक घूंट पानी के बदले अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। मैंने सुना था कि थर के सहरा में किल्लत के दिनों में पानी का एक कनस्तर 100-200 रुपये का बिकता है। वहीं पानी जो फी मिनट कई कनस्तरों के हिसाब से इस वक्त इस ट्यूबवेल से बहकर ज़मीन को सैराब करने जा रहा है। मैंने इशारे से मौजू को बुलाया। उसे पानी से अपने कपड़े पर लगे खून के दाग साफ़ करने को कहा। चाचा की नज़र कमज़ोर थी लेकिन इतनी भी नहीं। इसने इसके कपड़ों पर लगे खून के दाग देख लिए थे। ए मुंडे नु की होया है? इसने तफ्तीश की। चाचा ज़रा झल्ला है, जीप के सामने आ गया था। मैंने मरम पट्टी कर दी है, अब इसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। कित्थों? इसने सवालात का सिलसिला दराज किया। कसूर चाचा। अच्छा, इसने सर हिलाया। किस कदर तजब्जुब के साथ मैंने पूछ लिया, चाचा ये सड़क कसूर की तरफ जाती है ना? इसने सर हिलाया और मुँह से कुछ कहे बगैर अंदर चला गया। इसका रवैया यकदम ही धोखा हो गया था। इससे पहले कोई मसला होता मैंने वहाँ से निकल जाने में आफियत समझी। मौजू को जीप के अकबी हिस्से में बिठाकर मैं आगे रवाना हो गया। मेरे जिस्म पर ढीला सा लिबास था। सादा कमीज़ और पजामा नुमा पतलून में हुलिया सफ़र के काबिल नहीं था। इसलिए मैंने एक पिस्तौल साथ लाया था जो मैंने उससे बरामद की थी। इसके बाद उंगली टूटा इसके लिए नेक शगुन साबित हुआ था। इससे इसकी जान बच गई थी जो पिछली निश्चित के नीचे रखी थी। और इसके पास मैंने देखा कि इस वीरान सड़क पर सफ़र करते हुए 2 घंटे गुजर गए थे। जब वहीं जाकर पहला सिग्नल मिल नज़र आया जिस पर लिखा था कसूर 4 मील। 10 मिनट में जीप कसूर के मरकज़ी इलाके से गुजर रही थी। बिलाखिर एक जगह मुझे मतलूबा दुकान नज़र आ गई। ये रेडीमेड सूट्स की दुकान थी। मैंने इसी के बटवे से पैसे निकाले थे और मौजू के लिए 2 अदद देहाती तर्ज के शलवार सूट लिए। अपने लिए शानदार सातरा और मौजू के लिए मामूली सी पगड़ी ली। लाहौर तक सफ़र करने के लिए गेटअप बदलना ज़रूरी था। अब नवाज़ को अड्डे की खबर मिल चुकी होगी और अब वो मेरी तलाश में होंगे। मैं इनसे तवक्का नहीं कर सकता था कि वो मुझे मुर्दा तस्वुर करके आराम से बैठ जाए। मैं रब नवाज़ के लिए इतना बड़ा ख़तरा नहीं था जितना कि इनके लिए था। बस क्योंकि अब वो मेरी तलाश में होंगे और ज़मीन और आसमान एक कर सकते हैं। एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाकर हम फौरी तौर पर आगे रवाना हो गए। शक से बचाने के लिए मैंने मौजू को पहले ही पगड़ी पहना दी थी। एक मेडिकल स्टोर से इसके लिए पेन किलर्स भी ली थी। मुमकिन है ऐसे रास्ते में दर्द शुरू हो जाता। शहर से बाहर एक ज़रा वीरान से इलाके में हमने कपड़े बदले। इसने मेरी शख्सियत बदल गई थी और सर पर तरह बांध कर तो मैं अच्छा भला चौधरी टाइप के कोई चीज़ लगने लगा। इसके साथ ही मैंने पहले मलक मेहरबान की हवेली का रुख किया। ये इस जगह से ज़्यादा फासले पर नहीं थी। मुझे इस होलिया में देखकर हैरान हुआ था और मेज़बानी पर आमादा था, लेकिन मैंने रुकने से इनकार कर दिया। मैं इसे सूटकेस और बीवी की तबीयत ख़राबी का बहाना करके वहाँ से चल दिया था। मेरे रूखे रवैये ने इसे अच्छी शख्स को रंजीदा कर दिया था। इसका मुझे अफसोस था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था और इसके सामने सूरत हाल की वजाहत भी नहीं कर सकता था। इसके पास से रुखसत होकर मैंने जीप का रुख लाहौर की तरफ करके एक्सीलेटर दबा दिया। मैं जल्द अज जल्द वहाँ तक पहुँच जाना चाहता था। रब नवाज़ के ख़िलाफ़ ये आखिरी सूद भी मेरे हाथ से निकल जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अगर सड़क पर किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं अपना असला इस्तेमाल करने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाऊँगा। मगर खैरियत गुजरी, किसी ने राह नहीं रोकी। शाम 7 बजे मैंने रावी का पुल अबूर कर लिया था। अब मैं ख़ुद को किस कदर महफूज समझ रहा था। न जाने क्यों हज़ार ख़तरात के बावजूद मैं लाहौर में ख़ुद को अमान में महसूस करता था। जीप मैंने जानबूझकर थाने के सामने छोड़ दी और वहाँ से टैक्सी लेकर कमाल के हॉस्पिटल पहुँचा। नीलम हाउस जाना ख़तरे से खाली नहीं था। रब नवाज़ के गिरगे इसकी निगरानी कर रहे होंगे और मैं वहाँ जाते ही पकड़ा जाता। हॉस्पिटल में सामने वाले हिस्से की बजाय मैं अकबी हिस्से से अंदर गया। मौजू मेरे साथ था। कमाल अपने दफ्तर में ही था। पहले तो वो मुझे पहचान ही नहीं सका। जब मैंने तरह उतारी तो इसने खुफकी से कहा, यार तू ज़िंदा है? फिर आ गया ज़िंदगी हराम करने। कोई आया मेरे पीछे। मैं कुर्सी पर गिर गया। मनहूस आदमी, न सलाम न दुआ न हाल पूछा, आते ही बकवास शुरू कर दी। कोई नहीं आया। इसने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ, चंदा का पैगाम और आया था। खैरियत है 4 दिन पहले। अच्छा, क्या कह रही थी? मैंने बेताबी से पूछा। ठीक तो कहती है ना? आवाज़ तो ठीक लग रही थी। इसने मुख्तसरन अल्फाज में सिर्फ इतना कहा, नासिर को बता देना मैं ठीक हूँ, वो फ़िक्र ना करे। यार मैं इसकी तरफ से परेशान हूँ। रब नवाज़ को मेरी असलियत का पता चल गई है। अभी भी इसकी कैद से फ़रार होकर आ रहा हूँ। तेरी कहानियाँ अब इस काबिल हो गई हैं कि इन पर हॉलीवुड में फ़िल्में बने। अभी भी मसरूफ़ हूँ। तू घर जा और कमर से खाना बनाने को कह दे, मैं आता हूँ।
एक आदमी बाहर भी बैठा है, इसे तिब्बी इमदाद चाहिए और आराम की ज़रूरत भी है। वो ज़हनी तौर पर पसमानदा है, ज़रा ख्याल रखना बाहर ना निकल जाए। मैंने इसे आगाह किया। कमर पहले खाना बनाने में मसरूफ़ थी। चिकन बिरयानी की खुशबू ने मेरे मैदे में हलचल मचा दी थी। कमर मेरे गले लग गई थी। भाई कहाँ थे? मैं इतनी फ़िक्रमंद थी। रात को बुरे ख्वाब भी आ रहे थे। तेरे भैया के साथ जब तक तेरी दुआएं हैं, कोई मेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। मैंने फिल्मी जज्बाती डायलॉग बोला, फिर एक चीख सुनकर उछल पड़ा। ये कमर का लगता एक जिगर था जो अपनी माँ को एक अजनबी के गले लगाकर देख रख रो रहा था। मैंने इसे उठाया तो इसने एक और वहशतनाक चीख मारी। मैंने घबरा कर इसको कमर को थमा दिया। ये इंसान का बच्चा है या रेल का इंजन? कमर हंसी, डर गया। तुम भी तो इतने वक्फे से आते हो कि अब तक ये तुम्हें पहचान ही नहीं सका है। मैं सोफे पर बैठ गया और चप्पल उतार दी। मेरा दिल नहाने को चाह रहा था। कमर से कहा तो इसने फटाफट इंतज़ाम कर दिया। गीज़र से आने वाले गर्म पानी ने मेरी थकन और जिस्म का दर्द जैसे निचोड़ दिया था। नहा धोकर मैंने कमाल का एक नाइट सूट पहना। इसका साइज़ तकरीबन मेरे बराबर था, लेकिन जिस्म किस कदर फरबा हो गया था। इस वक्त तक कमाल भी आ गया था और चिकन बिरयानी भी तैयार हो गई थी। हम दोनों ही टूट पड़े। बेचारी कमर आराम से खाने की तलकीन करती रह गई। मैंने इतना खा लिया कि उठना भी महाल हो गया था। वो मुश्किल कमाल के लिविंग रूम तक आए। कमर काफ़ी ले आई। यार ये मामला तो बहुत ऊंचे लेवल का है। हाँ, लेकिन मैं सुकून से नहीं बैठ सकता जब तक चंद रब नवाज़ की कैद में है। मैंने कहा, यार मुझे इससे बात करनी है। कमाल ने नफ़ी में सर हिलाया। यहाँ से मुमकिन नहीं, रब नवाज़ ने अपने फ़ोन पर ऑब्जर्वेशन लगा रखी होगी। मैं भी समझता हूँ, चलो बाहर कहीं से करके आते हैं। मैंने उठते ही कहा। मैं और कमाल पैदल इसके हॉस्पिटल से ज़रा फासले पर एक PCO तक गए। रात के 11 बजे तक इस जगह तकरीबन तमाम दुकानें बंद हो गई थीं। PCO भी खाली ही था। मैंने वहाँ मौजूद शख्स को रब नवाज़ का नंबर मिलाने को कहा। इसने मुझे कैबिन में जाने का इशारा करते हुए नंबर मिलाना शुरू किया। बेल जाने पर इसने मुझे कैबिन में मौजूद फ़ोन उठाने का इशारा किया। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ कोई पूछ रहा था, किससे बात करनी है? रब नवाज़ से। मैंने कहा, इसे कहो शाह आलम बात कर रहा है। रब नवाज़ 1 मिनट बाद लाइन पर था। शाह आलम, तुम कहाँ हो? इस शहर लाहौर में। ये बताओ कि तुम्हें अपने ख़िलाफ़ सबूत हासिल करने की दिलचस्पी है? इसने ज़रा तअक्कुफ़ के बाद जवाब दिया। इस वजह से चंदा अब तक महफूज है। रब नवाज़, क्या तुम्हारे दोस्तों को मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है? मैंने तंज़ किया। मेरे मफादात में इनसे अलग हैं। मुझे सिर्फ अपनी फ़िक्र है। इसने सपाट लहजे में कहा। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, क्या तुम्हें फ़िक्र नहीं है कि मैं तुम्हारे मकरू मनसूबे का राज फाश कर दूँगा? वो मामला अब ख़त्म समझो। प्रोफेसर के बगैर ये पूरा प्रोजेक्ट ही बेकार है। मैंने लाल हवेली से सब कुछ हटा दिया है। अब किसी को वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ तुम चंदा को रिहा कर दो। मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सारे सबूत तुम्हारे हवाले कर दूँगा। वो हंसा। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। दोनों का तबादला एक साथ होगा। अब तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? क्या मैं खुद आऊँगा और इस बात की क्या ज़मानत है कि तुम सबूत हासिल करने के बाद मुझे और चंदा को जाने दोगे? फिर तुम कहोगे कि इसका क्या हाल निकाला जाए। खिलाफ तवक्का रब नवाज़ का लहजा बदला हुआ था। इसके लहजे में करफरो, तनतना और गरूर गायब था। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं कि, लेकिन मैं जल्द कोई तरीक़ाकार सोच लेंगे जिससे हम दोनों ही मुतमईन हो सकें। अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चंदा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। शाह आलम, मैंने किसी लड़की के लिए तुम्हें इतना मजबूर होते नहीं देखा था। तुमने शबनम को दिल भर कर इस्तेमाल किया मगर इसकी परवाह नहीं की। इसमें क्या ख़ास बात है? रब नवाज़, ये लड़की मेरी सेक्रेटरी रही है, इस वजह से मुझे इसकी परवाह है। रहे तुम्हारे खिलाफ सबूत तो मैं पहले तुम्हें देने का फ़ैसला कर चुका हूँ। तभी मैंने इस नाम ने हाथ को वो सबूत नहीं दिए। शायद मेरी नीयत की यही नेकी मेरे काम आ गई, वरना ये सबूत दूसरों के हाथ लग जाते और तुम बच गए थे। तुम जानते हो ना, वो सबूत तुम्हें अपने इशारों पर नचाने के लिए इस्तेमाल करते। इनके बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन फ़ोन पर ये बातें मुनासिब नहीं हैं। ये बताओ कि फरियाल और मेरा पोता कहाँ है? वो जहाँ भी हैं सुकून से हैं, इन्हें वहीं रहने दो। मैं नहीं, फरियाल की बात नहीं करता। मेरी तरफ से वो जहन्नम में जाए, इसके अंदाज में तैश था। मुझे अपना पोता हक नवाज वापस चाहिए। बच्चा माँ के पास ही अच्छा रहता है और मैं नहीं समझता कि तुम्हारे पास आकर वो कोई अच्छा इंसान बनेगा। फिर फरियाल अपना बच्चा देने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। हर औरत शाइस्ता की तरह संग दिल नहीं होती कि अपनी औलाद को छोड़ जाए। सुनो, अगर तुम्हारा शाइस्ता से रब्ता है तो इससे कहो कि एक बार मुझसे बात करे। तुम नहीं जानते कि इसकी गुमशुदगी से ख़ानदान मेरे लिए कितने मसाइल खड़े हो गए हैं। हाँ, मेरे लहजे में तलखी आ गई। तुम भाइयों की अयाशी का एक समान था। जवाब नहीं रहा। मेरे घरेलू मामला से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कमाल बाहर इंतज़ार कर रहा था। इतनी देर लगा दी। रब नवाज़ के बारे में नहीं जानता कि इसके लिए यहाँ तक ना चले आएँ। अभी पता चल जाएगा। मैं इसे पास ही वाक़ कैफ़े तक ले गया, जहाँ से हम PCO पर नज़र रख सकते हैं। वक्त गुजारी के लिए हमने काफ़ी मंगवाई जो इतनी बज़ायका थी कि मैं एक के बाद दूसरा घूंट पी नहीं सका। लेकिन 15 मिनट के बाद PCO के सामने एक कार आकर रुकी। इसमें से 2 अफराद उतर कर दंदनाते हुए PCO में घुस गए। इनके अंदाज ही इनके इश्तिहारात का काम कर रहे थे। 1 मिनट बाद वो तेज़ी से बाहर निकले और सड़क पर आगे चले गए। असूलन तो इन्हें वापस जाना चाहिए था। यकदम मेरे अंदर एक खदशे ने सर उठाया। यार कमाल, हमसे हमाकत हुई। तुझे मुझसे दूर रहना चाहिए था। PCO वाले ने बंदे ने रब नवाज़ के आदमियों को तेरे बारे में बता दिया होगा। क्या यह तुझे जानता है? मुमकिन है। कमाल भी परेशान हो गया। हो सकता है ये रब नवाज़ के आदमी ना हो तो यहीं ठहर, मैं अभी आता हूँ। मैंने कमाल से कहा और PCO तक आया। अंदर मौजूद शख्स मुझे देखकर खौफज़दा हो